कि डिवाइन इंटरवेंशन की आज थोड़ी ज़रूरत है मार्केट को एक्चुअली अगले 1.5 घंटे में। और देखते हैं खैर वो मिलता है या नहीं मार्केट को। वैसे कमाई करने की अब शुरुआत करेंगे। वीरू में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे के लिए। और आज थोड़ा सा आज बहुत चीज़ें बैठ गई वीरू साथ में। एक तो गोल्डमैन ने पता नहीं क्या आज सुबह खाकर उठे थे वो, उन्होंने 3-4 रिपोर्ट लिख डाली। एक मार्केट है ना, मार्केट के लिए एक तीन चार रेगुलेटरी चीज़ें एक साथ आ गई। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको, सुबह की वो जो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत पड़ी, उसमें एक चीज़ बहुत सिंपल है। एक चीज़ मैंने हमेशा कही है कि इस मार्केट में अगर कोई रिस्क आएगा तो वो रेगुलेटरी आएगा। रेगुलेटरी रिस्क ही इस मार्केट को गिरा सकता है, बाकी कोई इशू नहीं गिरा सकता इस मार्केट को। अब हमें नहीं पता था कि ये 3-4 चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। वो सेबी वाला मामला तो किसी को नहीं पता था कि कहाँ से आ गया एकदम से। फिर वो स्टोरी ब्रेक हुई, उसके बाद एक और अब पार्लियामेंट कमेटी बुलाएंगी या नहीं, ये थोड़ा सा एक अलग इशू आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी वजह से। लेकिन जो भी है इम्पैक्ट तो आया मार्केट के ऊपर। निफ्टी 20 डेमा के एकदम करीब आ गया। इनफैक्ट इस समय निफ्टी एग्जैक्ट 20 डेमा पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने उस 20 डेमा को तोड़ दिया है। प्लस आज मिड कैप में भी गिरावट है। तो प्राइस एक्शन तो खराब है आज, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। वीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आप सही कह रहे हैं कि सुबह वो शायद शुरुआती 15 मिनट तक पुल बैक आया अनुज, लेकिन आज शायद हमें दिन ही काफ़ी ख़राब मिला। अब अनुज ऐसे में जब टेक्निकल और डेरिवेटिव प्लेसमेंट में रेगुलेटरी रिस्क जब हावी हो जाता है तब ट्रेडर क्या करे। अब पोजिशनिंग जो है मान लीजिए यही क्लोज होता है तो मैं इस क्लोजिंग में क्या करूँ, मैं पोजिशनली क्या करूँ अब, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल कभी भी आ सकता है। बट रेगुलेटरी खबरें कितना कैपिटलाइज करेंगी मेरे को नहीं मालूम। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? बिल्कुल वीरू, बहुत बहुत सही सवाल है आपका। और फ्रैंकली बोलूँ ना, मेरे पास जवाब इसका नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ आज, क्योंकि नॉर्मली जैसे आज सुबह भी बात हो रही थी, एक अप्रोच ये थी कि बाय करिए और उसके बाद आप सब स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा, सुबह एक बार के लिए मार्केट ने उस ट्रेड को रिवॉर्ड किया था। हमने बात भी की थी सुबह एक बार जब वो ग्रीन में आया था कि अब आप चाहें तो भले ही सुबह के लो को स्टॉप लॉस लगा लें या अपनी पोजीशन हाफ स्क्वायर ऑफ कर लें। ये बात सुबह हुई थी एक बार। उसके बाद जब मार्केट कोलैप्स हुआ तो वो क्लियर हो गया था कि बस वो ट्रेड वहीं तक थी, उसके बाद वो कोलैप्स हो गई। अब करना क्या है, देखिए निफ्टी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप देखिए कि ये जो गिरावट है ये वन डे अफेयर है या नहीं है। आप देखिए वो सेबी वाला मामला जो है, मतलब वो एफपीआई वाला मामला जो है, अगर वो वाला मामला है तो मंडे तक वो मामला क्लियर हो जाएगा। भाई कितने एफपीआई रह गए, कितना वो रह गया, मैं पढ़ रहा था कहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। अगर उसकी वजह से, अगर वो जो सुबह एक एक्सप्रेस की स्टोरी थी और हमारे यहाँ भी लक्ष्मण जी उसको फॉलो थ्रू कर रहे हैं कि क्या वाकई में पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी ने बुलाया है सेबी चेयरपर्सन को, क्या उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नर्वस है। एक रॉयटर्स पर स्टोरी आई थी कि डेरिवेटिव मार्जिन बढ़ने की तैयारी हो रही है, क्या उसकी वजह से मार्केट नर्वस है। तो लेकिन कारण तीनों रेगुलेटरी हैं, कारण तीनों रेगुलेटरी हैं। जो भी 3 कारण आज गिनाए जा रहे हैं वो तीनों रेगुलेटरी हैं। तो ये देखना है कि आज की गिरावट जो है वो वन डे अफेयर है या नहीं है। 24,800 के नीचे अगर आप बंद हुए तो अपने पोजिशनल लॉन्ग्स को भी स्क्वायर ऑफ करिए। 24,900 के ऊपर लेकिन अगर आप बंद हो गए तो मैं कहूँगा कि ट्रेंड फिर भी इंटैक्ट है। तो अब ये मामला डिपेंड करता है कि आप 24,800 के नीचे बंद हो रहे हैं या 24,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं। और अगेन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, हम हर स्विंग नहीं पकड़ पाएंगे, ना किसी को कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि कई बार अच्छा होता है कि अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर वो फेल हो जाती है तो वो बीच बीच में आपको थोड़ा सा और थोड़ा स्टडी करने के लिए, थोड़ा मार्केट के मोमेंटम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मजबूर करती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मार्केट ने एक व्यू को नेगेट किया, कुछ समय के लिए आप लाइट हो जाए मार्केट में। कोई ज़रूरत नहीं है कि इस मार्केट में आपको यहीं पर पैसा बनाना है। 14 दिन तक लगातार वन वे रैली भी तो हुई ना। तो अगर 1-2 दिन की सेलिंग हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नुकसान हो जाएगा। तो पोजीशन कम रखें इस मार्केट में। आई थिंक मंडे ट्यूसडे तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा आज एक मिनी ब्रेकडाउन है। बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से लास्ट 3-4 दिन का प्राइस एक्शन दिखाया था, उससे एक लगने लगा था कि वो जो अंडर परफॉर्मेंस थी उसको ख़त्म करने को बैंक निफ्टी तैयार है। लेकिन आज के प्राइस एक्शन ने क्लियर कर दिया कि वो जो रैली थी वो एक डेड कैट बाउंस थी या एक काउंटर ट्रेंड रैली थी। बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अभी थोड़ा सा खराबी है। तो बैंक निफ्टी में कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है और बैंक निफ्टी को बहुत ज़रूरी है 51,000 को डिफेंड करना, क्योंकि 51,000 को आप डिफेंड नहीं कर पाए, यहाँ पर क्लोज हो गए तो और 700-800 पॉइंट नीचे की तरफ खुल जाएंगे बैंक निफ्टी पर। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
मार्केट में थोड़ा सा इस समय केयरफुल रहकर काम करिए। जी हाँ, मेरे ख्याल से जो अनुज ने शब्दों का इस्तेमाल किया है और वो आपको क्लियरली एकदम समझ में आ गए होंगे कि आज जो आई थिंक लेटर साहब कुछ कह रहे हैं क्या प्लीज़? आज अगर आप देखें जो अप्रोच है वो अब इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर। यहाँ पे एक शेयर पर 2 बोनस शेयर पर विचार करेगी कंपनी, ये खबर है इस वक्त ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पे। खैर मैं एक काम करता हूँ, फटाफट 2 स्टॉक्स रखता हूँ स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आऊँगा अनुज से जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं और जो आज क्रम है कार्यक्रम में उसको रखूँगा। देखिए मैं सिर्फ उन स्टॉक्स के साथ जा रहा हूँ जो इस वक्त हवा के साथ बह रहे हैं और वो है एशियन पेंट्स। स्क्रीन पे लेके आइएगा, एशियन पेंट्स दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ 3285, और ये वो जोन है जहां से ये जनवरी 2024 में जब क्रूड बढ़ रहा था तो क्रैक हुआ था, आज उस लेवल को टच करता हुआ एशियन पेंट्स। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक स्टॉक और रखूंगा जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है और अभी देखिए बात करते करते एक पुल बैक उसमें आया। जरा एक बार के लिए HDFC बैंक रखिएगा, मतलब 2 बजे के आसपास इसमें एक मूव ठीक ठाक आ रहा है, लोअर लेवल से रिकवर होके अब ये इस वक्त ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी बनाने की कोशिश करता हुआ 1642। मैं सिर्फ स्विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक आउट ऑफ दीज टू मेरे ख्याल से ज़्यादा जो सटीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है वो है एशियन पेंट्स। ये डेड कैट बाउंस भी हो सकता है HDFC बैंक में। लेकिन अनुज कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज कार्यक्रम में क्रम क्या है? बिल्कुल वीरू, उससे पहले एक थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है इंपॉर्टेंट है। गॉडफ्रे फिलिप्स, याद होगा आपको कि यहाँ पर काफ़ी एक बैटल चल रही है और आई थिंक दोनों तरफ से कोशिश को हो रही है शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा रिझाने की। तो एक बोर्ड भी मीटिंग है, एक बार इंटरडे देख लेते हैं इसका। एक शेयर पर 2 बोनस शेयर देने, एक शेयर पर 2 बोनस शेयर कि 2 पर एक के बदले 2 बोनस शेयर देने पर यहाँ पर विचार होगा। तो इसकी वजह से ये स्टॉक में एकदम से करंट आया और देखिए अब ये स्टॉक इस समय डे हाई पर आया। चलिए ट्रेंडिंग काउंटर्स देखते हैं, उसके बाद आज का आपको क्रम बताएंगे कार्यक्रम का। सबसे पहले मंदी वाले शेयर्स लेकर आइए क्योंकि मार्केट वीक है आज। तो वोडाफोन आइडिया, अच्छा आज पहले नॉन इंडेक्स दिखा दिए। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, कैनरा बैंक और GMR एयरपोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा SBI, SRF, HPCL और GNFC, तो ये आज के मंदी वाले ट्रेंडिंग शेयर्स। तेज़ी में भी कुछ शेयर्स हैं वैसे। SBI कार्ड आज सुबह बिग स्टॉक था 4% ऊपर, मैरिको आज सुबह स्पॉटलाइट था 3.5% ऊपर, PI इंडस्ट्रीज़ और एशियन पेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरी तरीके से डाउन है, आपको थोड़े से अपसाइड वाले स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हमारा जो पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। फंडामेंटल्स पर हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका। टेक्निकल कॉल्स के थ्रू आपकी कमाई कराने के लिए एज ऑलवेज हमारे साथ होंगे गाबा सर, राजेश सतपुते, रचना वैद्य, कविता जैन, सोनी पटनायक और अमित सेठ। 2:15 पर निमेश से जानेंगे कि ये जो FPI डिस्क्लोजर वाले नॉर्म्स हैं इससे मार्केट क्यों डरा। 2:15 पर लक्ष्मण के साथ जानेंगे कि क्या संसदीय समिति के सामने पेश हो सकती हैं सेबी चेयरपर्सन। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ जुड़ेंगे एलाइड ब्रेंडर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक गुप्ता। 2:30 पर यतिन से जानेंगे प्रीमियर एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। 2:35 पर कंचन से जानेंगे गोल्डमैन की रिपोर्ट के बाद टेलीकॉम शेयरों में कैसा एक्शन। 2:45 पर यतिन फिर से जुड़ेंगे MSCI एमर्जिंग इंडेक्स में सबसे आगे जो भारत की पोजीशन आई उसको लेकर। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे। उसके बाद डीलिंग रूम चेक, BTST और STBT कॉल और मंडे मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ लाइंड होगा कुछ ही देर में शो में। चलिए तो हमारा पैनल तैयार है, पैनल के पास चलते हैं और जानते हैं आज इस समय की ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक इस समय मुझे अच्छा पसंद आता है वो, आई थिंक वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ट्रेड कर रहा है 2976 पर, स्टॉप होगा करीब 2960 पर, कुछ 16 रुपए का स्टॉप है, टारगेट 3000। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपका बाय कॉल 2978 पे, 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ और मूव देता हुआ यहाँ पे। अच्छा चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी फेस्टिविटीज टू एवरीवन। मेरी तरफ से जो इस वक्त कॉल रहेगा दैट विल बी ऑन द लॉन्ग साइड इन द मेटल सेक्टर। JSW स्टील का जो फ्यूचर्स है सितंबर का, उसको हम लॉन्ग करेंगे।
और यहाँ पे अगर 928 का लेवल सस्टेन होगा, अभी 934 पे है, अगर 928 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे ये काउंटर काफी जल्दी हमें 942 एंड 952 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये इस समय रचना जी की पिक। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? अच्छा, मानस है नहीं शो में आज। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी मैरिको। मैरिको में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा डेज हाई से गिव अप जरूर किया, लेकिन अभी भी अपने ट्रेंड नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 680 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 656। ओके, मेरी को आपका ट्रेड है। अब चलते हैं सोनी पटनायक जी के पास। और मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपको भी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। आज सुबह से पहली बार जुड़ी हैं आप इस कार्यक्रम में। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज में। करंट फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 4655 पे। यहाँ पे स्टॉपलेस लगाइए 4600। लक्ष्य रहेगा यहाँ पे 4750। एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्रेश लॉन्ग्स भी है, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं आज ये ब्रेकआउट को, और इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी आज अपने ब्रेकआउट को वो कंफर्म करके पकड़ा हुआ है। सो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार 4750 4780 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। ओके, फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर पीआई इंडस्ट्री में। राजेश सतपुते जी, आपने क्या पिक किया इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है पिडिलाइट पे। मुझे लगता है सुबह से ये बहुत बढ़िया, आप कह सकते हैं कि अपने सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। 3220 ये इसका सपोर्ट है, और 3220 के ऊपर यहाँ पे जो बायस स्विंग है ये अभी भी इंटैक्ट रहेगा। 3300 क्या 3300 3320 तक का स्विंग मिलना चाहिए। सो पिडिलाइट मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 3210 का, दिन के लो के नीचे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और बाय करें पिडिलाइट। ओके, पिडिलाइट 3238 पे। ये भी अभी भी मतलब नॉट एग्जैक्टली डे हाई, लेकिन दिन के सर्वोच्चों के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, सिद्धार्थ खेमका जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज फंडामेंटल विशेषज्ञ के तौर पे। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज सिर्फ एक क्रूड, ये आई थिंक कहीं ना कहीं डूबते को तिनका का सहारा वाली बात हो गई। अदरवाइज बाजार में कोलैप्स है बहुत सारे। अगर आप देखें रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स है जिसने आज बाजार के स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। इस बिहेवियर को मार्केट्स के आप कैसे रीड कर रहे हैं, और कौन सी जो सेफ पॉकेट है जिसको आप राइड करना चाह रहे हैं इस वक्त? जी वीरू, धन्यवाद आपको, सीएनबीसी आवाज के सभी टीम को और सभी पैनलिस्ट दर्शकों को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, मार्केट में जो अगर आप देखें बहुत टाइम से थोड़ा सा जो वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनी थी। डोमेस्टिक फ्रंट में ऐसे कोई भी नेगेटिव इवेंट्स अभी या ट्रिगर्स दिख नहीं रहे। ये ग्लोबल वोलेटिलिटी है जहां पर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने ग्लोबल मार्केट्स में देखा, जिसके तहत थोड़ी बहुत इंडिया में भी मैं बोलूंगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग है और ये ओवरऑल एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये मार्केट को जो है आगे चलकर स्ट्रेंथ देगा। आपने एकदम सही कहा। आज के दिन के लिए अगर बात करें तो क्रूड एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। जो इतना फॉल है, ये ना कि हमारे इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, बट ऑल्सो जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में जो रॉ मटेरियल इनपुट्स है, बहुत सारे इनपुट्स क्रूड से रिलेटेड हैं, तो उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस ओवरऑल जो हमें लगता है कि जो नियर टर्म में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, जो बोलते हैं कि अगली दौड़ के लिए जो एक थोड़ा सा सांस ले, थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा एक पॉज ले। इस स्पेस में थोड़े बहुत जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल फार्मा जिनके नंबर्स काफी अच्छे आए, एफएमसीजी जो कंजम्पशन ट्रेंड है वो इम्प्रूव हो रहा है, मॉनसून अच्छा हुआ है, रूरल साइड में डिमांड अर्बन से बेटर हो रहा है, ये कमेंट्रीज आ रही है। तो ये दो सेक्टर है जहां हमें लगता है कि थोड़ा ज्यादा फोकस इन द नियर टर्म रहेगा। चलिए दो चीज़ें हैं आज मार्केट पर जो थोड़ा सा इम्पैक्ट जिनका है, उन दोनों पर बात कर लेते हैं। रेगुलेटरी इश्यूज हैं दोनों के दोनों। विंडो में आपको एक तरफ निमेश दिखाई देंगे और एक तरफ आपको लक्ष्मण जी दिखाई देंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं दो टॉपिक से, दोनों का कुछ ना कुछ सेबी से रिलेशनशिप है। सेबी का अगस्त 2023 में जो एफपीआई का डिस्क्लोजर का नियम आया, उसको
उसका कंप्लाई करने का आज आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि इस वजह से हमारी मार्केट में काफ़ी गिरावट आई। तो पहले तो चलते हैं निमेश के पास और उनसे जानते हैं कि ये मामला है क्या। निमेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको समझाऊंगा कि आज क्या हुआ और आज इसका रेलेवेंस क्या है। थोड़ा अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओ तो अगर देखोगे तो अगस्त 23 में सेबी ने एक सर्कुलर पास किया था ऑन एफपीआईज, और उस सर्कुलर में बोला गया था कि अगर एफपीआई एक सिंगल स्टॉक में 50% से ज़्यादा अगर ओन करता है, या तो एक सिंगल ग्रुप में 50% से ज़्यादा ओन करता है, या उनका AUM जो होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है, अगर वो 25,000 करोड़ से अगर ज़्यादा है, अगर ये 3 उनके अगर क्राइटेरियाज है, तो उनको बोला गया था कि आपको जो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आपके जो एंड यूज़र्स है, ईच एंड एवरी एंड यूज़र की डिटेल आपको रेगुलेटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको सिंपल टर्म्स में समझाओ तो बहुत पहले पी नोट का बहुत मिसयूज़ हुआ करता था, हमको पता नहीं चलता था कि उसका एंड यूज़र क्या है। सिमिलरली एफपीआई में भी अगर एक एफपीआई देखोगे तो उसमें 100, 500, 1000 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो सेबी का रेगुलेशन ये था कि हमको लास्ट एंड कस्टमर जो होता है आपका, या इन्वेस्टर जो होता है, उसकी भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप इन कैटेगरी में हो, अगर 50% ज़्यादा अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में ओन करते हो, या एक ग्रुप में आप 50% से ज़्यादा अगर आपका एक्सपोजर है, या आपका अगर AUM साइज़ 25,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो अब ये जो सर्कुलर पास ऑन हुआ था, आज उसका टेक्निकली लास्ट डे है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अगर आपने जो कंप्लाइंसेस सेबी ने डाले थे, अगर आपने वो कंप्लाइन कर दिए तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज आपको आज उसको नलीफाई या तो आपको बेचना पड़ेगा, या तो आपको नलीफाई करना पड़ेगा। इसमें भी आपको एक ऐड करता हूँ कि इसमें और 6 महीने का प्रोविज़न है कि कोई एफपीआई अगर नहीं बेचना चाहता है तो वो और 6 महीने के बाद अनदर 6 महीने में बेच सकता है। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको 5% की पेनल्टी लगेगी ऑन द सेल वैल्यू। सो अगेन मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ये एक रीज़न हो सकता है आज के फॉल का, लेकिन हमको ये रीज़न नहीं है पैनिक करने के लिए। निमेश, शुक्रिया, आपने इसको आई थिंक बहुत तरीके से समझा भी दिया। अनुज, हिस्टोरिकली मुझे याद है 2008 से लेके अब तक जब ये पी नोट्स, एफपीआईज, उनकी होल्डिंग, ये मुद्दा बाज़ार के शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर को कोलैप्स करके जाता है, और आज भी वैसे ही हुआ। बट क्योंकि इसमें एक क्लॉज है कि आपको मतलब 9 तारीख से पहले ही वो पोजीशन को अनवाइंड करना है, तो क्या लगता है कि जो भी अनवाइंडिंग होनी थी इसके चलते वो आज हो जाएगी? ये तर्कसंगत नहीं है कि कोई 5% की पेनल्टी देगा और अपनी उस होल्डिंग को मंडे तक कैरी करेगा? वो एब्सोल्युटली वीरू, बिल्कुल। और ये इसीलिए मैं जो अपनी ओपनिंग कमेंट्री में जो मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर इस वजह से मार्केट गिरा है सिर्फ, तो मंडे को नहीं गिरना चाहिए, मंडे को क्लियर हो जाएगा। और अगर इस वजह से मार्केट गिरा है तो आपके लिए आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वैसे भी वीरू, अब ये मार्केट एफआईआईज के और पी नोट्स पर उतना डिपेंडेंट नहीं है जो एक समय पे हुआ करती थी, ये चीज़ समझ लीजिए। और काफ़ी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट बची होंगी जो मेरे ख्याल से आज हो जाएंगी। तो इसके लिए अगर मार्केट सिर्फ इस वजह से गिरा है तो मंडे से नहीं गिरना चाहिए। अगर मंडे से गिरेगा तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये आज का जो इशू था वो सिर्फ एक ट्रिगर था मार्केट के लिए। मार्केट को वैसे भी गिरना था, ट्रिगर कहीं से भी आ सकता था। कई बार ओवरबॉट मार्केट गिर जाती हैं, कोई ना कोई ट्रिगर आ जाता है। कभी हम फेड पे ब्लेम कर देते हैं, कभी हम मॉनसून पर ब्लेम कर देते हैं, कभी किसी पर ब्लेम कर देते हैं। कोई ना कोई मार्केट को हमेशा ट्रिगर चाहिए होता है इस वजह से। तो ये एक कारण हो सकता है। अच्छा, दूसरा एक और कारण भी हो सकता है, अब वीर उसकी बात कर लेते हैं और उसके लिए लक्ष्मण जी के पास चलते हैं कि क्या वाकई में संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी के सामने पेश होना पड़ सकता है सेबी चेयरपर्सन को। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। सुबह न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी, आपने कुछ फॉलोअप किया इस पर, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको? देखिए, दरअसल ये चूंकि सेबी इन दिनों सुर्खियों में है, सेबी चेयरपर्सन इन दिनों सुर्खियों में है, इसलिए खबरों की हेडलाइन भी ऐसे गए कि सेबी चेयरपर्सन को पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी सम्मन कर सकती है। और इसके पीछे एक और वजह यह थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो विपक्षी पार्टी के होते हैं। अभी कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हैं। तो ये हुआ कि चूंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है सेबी चेयरपर्सन पर, तो उस आरोप के मद्देनजर इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में उनको बुलाया जाएगा सेबी चेयरपर्सन
चेयरपर्सन को इस बारे में पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, सेबी के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। लेकिन ये मामला सिर्फ सेबी का नहीं है। दरअसल पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो अपना एजेंडा जारी किया पूरे साल भर का, उसमें 160 आइटम है, उसमें 6 आइटम सुओ मोटो जारी किया है। उसमें से सेकंड लास्ट आइटम ये कहा गया है कि संसद के एक्ट के द्वारा जो भी रेगुलेटर स्थापित किए गए हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि सेबी भी संसद के रेगुलेटर के कामकाज संसद के एक्ट के द्वारा स्थापित है, तो जाहिर तौर पे सेबी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। तो सेबी चेयरपर्सन को ही बुलाया जाएगा, लेकिन दूसरे रेगुलेटर जैसे IRD हो गए, PFRD हो गए, जैसे RBI हो गया, उन सारे रेगुलेटर को ही बुलाया जाएगा, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। ये दरअसल पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक एजेंडा है। लेकिन कब बुलाया जाएगा इसकी कोई तारीख नहीं तय की गई। सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसी महीने बुलाया जाए। हालांकि इस महीने 10 तारीख को बैठक होनी है, उसके एजेंडे में ये सेबी वाला मामला शामिल नहीं है, लेकिन इस महीने 2-3 बैठक होनी है। हो सकता है किसी बैठक में सेबी चेयरपर्सन को बुलाया जाए, लेकिन सिर्फ सेबी चेयरपर्सन को समन किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सारे रेगुलेटर को बुलाया जाएगा, उसमें सेबी भी शामिल है। बिल्कुल। तो देखिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वीरू, एक्चुअली हेडलाइन उस तरीके से बन जाती है, लेकिन जैसा लक्ष्मण जी भी समझा रहे हैं, क्योंकि इस समय सेबी फोकस में, इसके लिए आप उसको लैच ऑन करते हैं, लेकिन सभी को बुलाया जाएगा और एक ओवरऑल काम की समीक्षा के लिए। तो आई थिंक इसको जोड़ना दोनों चीज़ों को थोड़ा सा शायद ठीक नहीं होगा। जी हाँ, चलिए लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, और आई थिंक इस खबर का सही पर्सपेक्टिव से रखने के लिए, और आई थिंक बताने के लिए। तो ये अब जब लक्ष्मण जी के मुखमंडल से हमने सुनी ना, तो इस खबर का आपको दूसरा एक अंश भी नज़र आ रहा होगा, सिक्के का एक पहलू और सिक्के का दूसरा पहलू। मीनवाइल निफ्टी बैंक लेके आइए एक बार आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में, इट्स 50,777 डे लो पर। और आप निफ्टी IT के नुकसान को देखिए, करीब करीब 42,196। बट अभी जैसे कि अनुज में डिस्कस कर रहे थे, पर अनुज अब क्योंकि फाइनली ये ब्रेकडाउन निफ्टी बैंक में आया ही है, तो ये इस बार वो जो लास्ट टाइम 50 डे तक का डिप था, लग रहा है पॉसिबल इस बार? बिल्कुल। वैसे एक चीज़ है, बैंक निफ्टी भले ही गिरा हो, लेकिन एक बार निफ्टी फाइनेंस देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी करीब करीब 1.4% नीचे है, और एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं, ये कम गिरा है थोड़ा सा। आई थिंक मार्केट का फोकस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है सेलेक्टेड NBFCs पर। आज सुबह SBI कार्ड हमारा बिग स्टॉक भी था, वो अभी भी टॉप गेनर बना हुआ है 4-4.5% का। बजाज फिनेंस में ठीक ठाक बाएंगे, मैक्स फाइनेंशियल में ठीक ठाक बाएंगे, तो थोड़ी सी NBFCs में बाएंगे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में आज ब्रेकडाउन है, बैंक निफ्टी में आज ब्रेकडाउन है। और जो एक 4-5 दिन की बैंक निफ्टी ने मेहनत की थी, सीधा एक दिन में चली गई वो आज। तो आज का प्राइस सिलेक्शन बैंक निफ्टी का विदाउट अ डाउट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और अगर हम बंद हो गए, तो इसको एक मिनी ब्रेकडाउन कहा जाएगा, कि बिल्कुल 20 डे का डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा अगर आज यहाँ पर बंद हो गए तो। जी हाँ, तो बैंक इस वक्त डीलो पे टेक चेक ले रहे थे हम। रचना जी, बैंकों पर आपकी राय, और इस वक्त अगर आपको कोई ट्रेड बैंक्स में नज़र आ रहा हो, क्योंकि देखिए ये स्ट्रॉन्ग तो कतई नहीं थे, ये रेंज बाउंड थे, एंड फाइनली आपको एक ब्रेकडाउन मिला। मेरे स्क्रीन पे ICICI बैंक के पुट ऑप्शन सारी डे हाई पे ट्रेड करते हुए। आपका व्यू, किसी स्टॉक फ्यूचर पे आपका कोई व्यू बन रहा हो बैंक निफ्टी में? जी, बैंक निफ्टी में जो आज हुआ है वो डेफिनेटली एक मिनी ब्रेकडाउन, तो क्या एक बहुत ही प्रॉपर ब्रेकडाउन है। और यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे अब जहाँ पे वो पहुंचा है वहाँ पे एक सपोर्ट जरूर है और कंजेशन जोन भी है, लेकिन उसका मोमेंटम देखते हुए ये नहीं लग रहा कि वो वहाँ पे थमेगा जहाँ पे वो फिलहाल है। और जहाँ तक इंडिविजुअल काउंटर की बात है, कोटक महिंद्रा बैंक में इस वक्त एक फ्रेश डाउन स्विंग शुरू हो रहा है। पूरे दिन उसने फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करी थी बीच में, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज फाइंडिंग रेजिस्टेंस ओवरहेड, और यहाँ से 1780 के करीब है ये प्राइस, और ये यहाँ से 1770 और 60 की तरफ जाने के लिए रेडी दिख रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक कॉर्पोरेट स्कैन में चलते हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी लिकर कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स बाजार के फोकस में है। कंपनी ने अभिनेता रणबीर सिंह की कंपनी O5 और टैलेंट के साथ जॉइंट वेंचर किया, जिसमें एलाइड ब्लेंडर्स 70 करोड़ का निवेश करेगी, और जिसमें कंपनी की करीब करीब 80% की हिस्सेदारी होगी। इस JV और आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ एलाइड ब्लेंडर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक गुप्ता जुड़ गए हैं। आलोक जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा समझाएं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, और ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है इसका क्या रैशनल है? गुड आफ्टरनून।
हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि जो हमारा फोकस है वो कंसोलिडेशन ऑफ आवर पीएनए पोर्टफोलियो, बट ज्यादा फोकस न्यू ब्रांड का लग्जरी सेगमेंट में रहेगा। और जो लग्जरी सेगमेंट का पूरा प्लानिंग है उसका थिंकिंग सिर्फ इंडिया लैंडस्केप नहीं है बल्कि ग्लोबल लैंडस्केप है। उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए स्ट्रेटेजी ये बनी कि ब्रांड्स के अलावा हम कैसे एक कट थ्रू स्ट्रेटेजी क्रिएट करें कि वी आर एबल टू बोथ इन अ रेलेवेंट मैनर इंडियन कस्टमर और ग्लोबल कस्टमर को हम आउटरीच कर सके। सो इस पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ हम लग्जरी ब्रांड्स की मार्केटिंग करेंगे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो इसका बहुत ही एक फोकस्ड आउटलुक है टुवर्ड्स द लग्जरी पोर्टफोलियो। तो एग्जैक्टली ये ब्रांड जो है और इसकी जो आई थिंक आउटपुट है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी, कब तक शुरू होगी, और एग्जैक्टली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो आप ही के एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज़ किया जाएगा? जी, इसके हमारी अप्रोच मल्टी ब्रांड अप्रोच रहेगी। हमने जो इंडिया के अंदर 412 मिलियन केस की मार्केट है उसमें जो टॉप एंड पे करीब 15 मिलियन केस हैं जो लग्जरी सेगमेंट क्वालिफाई करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। उसके अंदर विस्की भी है, स्कॉटिश विस्की, आयरिश, जापानीज, ताइवानीज, टेकीला भी है, जिन भी है, वोडका भी है। सो वो जो टॉप एंड का लग्जरी सेगमेंट है, मल्टीपल फ्लेवर है, मल्टीपल प्राइस पॉइंट है, उसके अंदर हमने 6-7 प्राइस पॉइंट ऐसे चूज किए हैं जहां पे हमको लगता है कि हमारे पास राइट टू विन है। सो इस कंपनी के तहत हम मल्टीपल ब्रांड्स करेंगे जो BII यानी कि बॉटल इन इंडिया और BIO यानी कि बॉटल ओरिजिन, दोनों तरह के ब्रांड इस कंपनी के थ्रू हम मार्केट करेंगे, बट फोकस अगेन लग्जरी सेगमेंट पे रहेगा। जहां तक सवाल डिस्ट्रीब्यूशन का है, हमारी लेगेसी स्ट्रेंथ ऑफ प्रेमिस में रही है, लेकिन जो हमारी ऑन प्रेमिस कैपेबिलिटी है, जो की अकाउंट कैपेबिलिटी है, प्रीमियम ऑन प्रेमिस की कैपेबिलिटी है, ड्यूटी फ्री चैनल की कैपेबिलिटी है, वो इस नई कंपनी के अंदर हम बिल्ड करेंगे। और जो हमारा लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स नेटवर्क है, जहां हमारी स्ट्रेंथ है, हम 93% आउटलेट को कवर करते हैं, हमारे 32 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको हम लेवरेज करेंगे। सो इस तरह से एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को लेवरेज करेंगे और नई कैपेबिलिटी को इस कंपनी के अंदर बिल्ड करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, ये सर, ये प्रीमियम सेगमेंट भी आपका है, एग्जैक्टली किस प्राइस कैटेगरी में जाके लैंड करेगा, और स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में मार्जिन्स कैसे होते हैं? थोड़ी सी इस पर टिप्पणी करिएगा। बिल्कुल। अगर हम अगेन 412 मिलियन केस के सेगमेंट पे जाएंगे इंडिया के अंदर, तो हम लोग नॉर्मली PNA बोलते हैं, प्रेस्टीज एंड अबव। हमने सिर्फ इतना किया है, उस प्रेस्टीज एंड अबव को हमने 2 भाग में बांट दिया है। एक है प्रेस्टीज एंड अबव, जो कि हमारा जैसे पोर्टफोलियो है, विच इज OC ब्लू, आइकॉनिक, SRB7, उसमें कंपेटिटिव ब्रांड्स हैं, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल्स नंबर 1 और इंपीरियल ब्लू, एक वो पोर्टफोलियो है। और उसके ऊपर एक ब्लेंडर्स प्राइड है, उसको हमने एक कैटेगरी बना दिया है जो करीबन 800 रुपए लेके 1500 रुपए ऑन अ क्वार्ट्स बॉटल प्रीटी मच ऑपरेट करता है। इसके ऊपर जब लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो प्राइस पॉइंट करीब 2000 रुपए और उसके ऊपर चलता है। और ऑफ कोर्स 2000 के ऊपर डिपेंडिंग कितनी लग्जरी ब्रांड है, उसका प्राइस पॉइंट काफी फ्लेक्सिबल है। तो वहां पर करीबन 15 मिलियन केसेस हैं जो मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। और जहां तक हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हमारी अपनी कैलकुलेशन ऐसी है कि रफली अगर इंडस्ट्री की एवरेज X रुपीस पर केस है, इस सेगमेंट की जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है वो करीबन 15x है। तो यानी कि एक केस इस सेगमेंट में जो बिकेगा उसमें जो नेट कंट्रीब्यूशन पर केस है, इट इज 15 टाइम्स व्हाट यू सेल इन द रेगुलर सेगमेंट। सो दैट रियली योर थंब रूल इकोनॉमिक्स इस हिसाब से बन सकती है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल मार्केट में गिरावट काफ़ी बढ़ रही है। अब निफ्टी 300 पॉइंट नीचे हो गया है, 324,800 भी ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। दिन के लोएस्ट लेवल्स पर इस समय मार्केट। अच्छा आलोक जी, एक इंडियन कंपनीज में ऑफलेट काफ़ी अच्छी लाइमलाइट बटोरी है ना? इंद्री करके वो जो ब्रांड है उसको, बेस्ट स्कॉच, जैसलमेर जिन जो है वो भी काफ़ी फेमस हो रही है। आपके भी कुछ अग्रेसिव टारगेट्स हैं क्या इस पूरी स्पेस में, जिन, वोडका वगैरह में? जी, आई थिंक ऑल दिस ब्रांड्स आर मेकिंग इंडिया प्राउड, बिकॉज इनकी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर है। और ये ट्रेंड पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है। और हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी लास्ट वीक के एपिडा के हम लोग $8 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो करीबन 5x ग्रोथ है फ्रॉम आवर करंट लेवल। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट के तहत आई थिंक इंडियन ब्रांड्स की एक्सेप्टेंस जो बढ़ती जा रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी सबके लिए और हमारे लिए भी। हमने जोया जिन जो जनवरी में लॉन्च करी थी, हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एक्सपोर्ट चालू कर दिया है और 3-4 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी इसकी प्रेजेंस चालू हो गई है। हम अपनी
पहली BII ब्लेंडेड स्कॉच मॉल्ट अक्टूबर में लॉन्च करेंगे जस्ट बिफोर द सीजन। एंड अगेन उसकी जो रेलेवेंस है वो ग्लोबल मार्केट्स रहेगी और ड्यूटी फ्री रहेगी। तो बिल्कुल आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो हमारा लग्जरी का पोर्टफोलियो है उसका जो आउटलुक रहेगा वो ग्लोबल रहेगा, इंडिया, ड्यूटी फ्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अच्छा आलोक जी, फाइनल कमेंट्स आपके। ये FY25 के टॉप लाइन क्या दिख रहे हैं आप, और क्या मार्जिन्स को थोड़ा सा आप लोग सेक्रीफाइस करेंगे इस साल के लिए, कंसिडरिंग आई थिंक न्यू लॉन्चेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, लॉन्चिंग एक्सपेंसेस? सो आई थिंक ग्रोथ विद डबल डिजिट रहेगी। तो लास्ट ईयर हमने करीब 3,000 करोड़ का टॉप लाइन किया था, तो ग्रोथ उसके ऊपर डबल डिजिट रहेगी। मार्जिन्स आई थिंक हमको इस साल पहले से बेहतर लगेंगे, क्योंकि जो P&A सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू होपफुली 50% से ऊपर रहेगा। सो वो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स को स्ट्रेंथन करेगा, पिछले साल से बेटर करेगा। और अभी तक जो कमोडिटी साइकिल्स हैं मैं बोलूंगा न्यूट्रल टू फेवरेबल रही हैं, और अगर ये ट्रेंड चला अगले H2 के अंदर, सो आई थिंक मार्जिन्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्वार्टर 1 के अंदर हमारा EBITDA 10% था, और हम उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक हमारा जो EBITDA है वो इससे बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी टॉपिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, ये स्पेस अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ी बनती जा रही है। अब सारे बड़े प्लेयर्स लिस्ट हो गए हैं। कोई व्यू है इस स्पेस में, और कोई प्रेफर्ड आइडियाज़ हैं क्या यहाँ पर एल्को बेवरेज स्पेस में? सिद्धार्थ जी, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट पर हैं। या सॉरी, सो मैं बोल रहा था कि जैसा आपने हाईलाइट किया, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स आज ग्लोबल वेव्स बना रहे हैं, और जो इंडियन स्कॉच विस्की जो है ये डेफिनेटली मोस्ट अभी सॉफ्ट आफ्टर हो गया है ग्लोबली। तो जो ये कंपनी ने भी अभी बात किया, across the spectrum companies are trying to up the value chain. So जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ बहुत अच्छी डिमांड है, मार्जिन्स अच्छे हैं, और जो वोलेटिलिटी होती है रॉ मटेरियल को लेकर वो भी काफी कम होती है। तो अक्रॉस द स्ट्रीट ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी बेनिफिट है, अगर आप देखें तो लॉट ऑफ दीज जो अल्कोहल बेवरेज का एक बाय प्रोडक्ट होता है एथेनॉल, जिसकी वजह से ये आपका वो ब्लेंडिंग में भी यूज होता है, एंड वहां से भी एक स्टोरी बनते जा रही है। तो इस स्पेस में हालांकि हमारा बहुत ज्यादा कवरेज है नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स इज द वन जो हम कवर करते हैं, और जहां पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। अगेन सेम स्टोरी है, जो उनका प्रीमियम सेगमेंट है वहां उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और जो ओवरऑल कंपनी का मार्केट लीडरशिप है इंडिया में, जो न्यू लीडरशिप के साथ वो भी काफी स्ट्रेंथन होते जा रहा है। तो इस स्पेस में फिलहाल जो स्टॉक पॉजिटिव है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्रॉम आवर कवरेज। यूनाइटेड स्पिरिट्स है ऑन द कवरेज। अब बढ़ते हैं एक ऐसे स्टॉक की तरफ जिसका आज की मार्केट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रीमियर एनर्जीज़ की, और लिस्टिंग के बाद अगले 2 दिन में ये स्टॉक करीब करीब 32-33% चला है। ऐसा क्या चल रहा है स्टॉक में और कितना बड़ा हो गया अब ये जानने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। इजीली इस साल का बेस्ट आईपीओ अब तक। बेस्ट आईपीओ है, और इसको टाटा टेक से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बहुत अहम बात यह है कि 450 रुपये में शेयर्स मिले थे, लगभग दुगने खुले थे लिस्टिंग वाले दिन, और वहाँ से भी 25-30% से ज़्यादा की रैली आपने स्टॉक में देखी है। और कुल मिला के आज का प्रीमियर एनर्जीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा होता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें तो वारी के बाद देश की सबसे बड़ी आपको ये सोलार सेल और मैन्युफैक्चरिंग पैनल कंपनी दिखेगी, और सोलार में ऑब्वियसली जो ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। अभी अगर हम प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें तो ऑर्डर बुक लगभग 6,000 करोड़ रुपये हो चुकी है, और NTPC से लेके टाटा पावर से लेके पैनासोनिक, शक्ति पंप, लुमिनस, बहुत सारे इनके क्लाइंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। कंपनी के लगभग 15% रेवेन्यू अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो कंपनी के बारे में हुआ, लेकिन बाजार को क्या दिख रहा है इस कंपनी में, ये काफ़ी जानने लायक है। ऑब्वियसली कंपनी का एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। कंपनी 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट की टॉपकॉन सोलार सेल लाइन डाल रही है, और ये जो सोलार लाइन कंपनी डाल रही है वो काफ़ी एफिशिएंट सोलार पैनल माना जाता है, सोलार सेल माना जाता है, जिसके कारण ये सोलार सेल्स की टिपिकली मांग बेहतर होती है
और एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये हॉट केक आइटम आपको दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 गीगावाट का पावर एडिशन का प्लान रखा है रिन्यूएबल स्पेस में, जहां 300 मेगावाट से ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा, गीगावाट माफ़ कीजिएगा, 300 गीगावाट से ज़्यादा आपको एडिशन दिखाई पड़ेगा सोलार में, क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंड है, बहुत सारे प्लेयर्स इसमें है नहीं, तो ऑब्वियसली प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी को इसका बेनिफिट मिलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी की सेल्स 105% के कंपाउंडेड ग्रोथ से बढ़ी है, 15% का एबिटा मार्जिन है, लगभग 7.5% जितना इनका पैट मार्जिन है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो लगभग 26% है और आरओई लगभग 44% की है। तो ज़बरदस्त रिटर्न रेशियोज़ हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और जिस हिसाब से आगे जाके एक्सपैंड करने वाले हैं, शायद प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बाजार को लगता है एक बड़ा ग्रोथ आने वाले वित्त वर्षों में देखने को मिलना चाहिए। इसीलिए शायद आपको ये 50,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की तारीख में दिखाई पड़ रही है। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय क्लियरली प्रीमियर एनर्जीज पर एक व्यू पर। सिद्धार्थ जी, आपने स्टडी किया था कि आईपीओ, और क्या व्यू रहेगा आपका? जी अनुज, बिल्कुल आईपीओ के टाइम में हमने इसको स्टडी किया था। कंपनी एक मेजर प्लेयर है इंडियन सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है कंपनी ने, जिसके वजह से अच्छे मार्जिन्स भी हैं और एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो Q1 के नंबर्स थे, काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया कंपनी ने Q1 में, और उसकी वजह से जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। एट दी आईपीओ प्राइस जो अब अगर हम Q1 को एनालाइज करते थे तो 25 टाइम्स पी दिख रही थी, और कंपेयर टू द पियर्स जो एनीवेयर बिटवीन 80 to 90 पी ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस ट्रेड कर रहे थे। तो हमें लग रहा था कि ये डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, अच्छे स्पेस में है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में है, और हमारा व्यू था सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। अब इस वैल्यूएशन पे आई थिंक डेफिनेटली इट मेक्स सेंस टू होल्ड ऑन बिकॉज द लॉन्ग टर्म स्टोरी कंटिन्यूज, बट फ्रेश बाइंग के लिए आई थिंक वन शुड वेट एज द स्टॉक हैज रन अप शार्पली। ओके, प्रीमियर एनर्जीज, और क्या शानदार लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद भी अगर आप देखिए इसका जो स्वर्णिम दौर है वो कायम है। लेकिन निफ्टी इस वक्त पेन में है और अब करीब 310 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी का फॉल ऑलमोस्ट 800 अंक नीचे। निफ्टी नेक्स्ट 50 करीब 1000 पॉइंट हो चुका है। निफ्टी आईटी का नुकसान अगर आप डे हाई से कंपेयर करें तो आई थिंक 400, 500, 600, 700 पॉइंट डे हाई से। तो जिसे कहते हैं ना इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुंध सेलिंग है इस वक्त, और ये दिन आई थिंक प्रोन है उसके लिए। याद रखिएगा जो खबर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले अनुज में। मीनवाइल कविता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कविता जी, गुड आफ्टरनून। अभी आप कोई ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड पे या लॉन्ग साइड पे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, ट्रेड लेंगे जो कि मार्केट से बहुत ज्यादा एज ऑफ नाउ कनेक्टेड नहीं लग रहा है, गिरते हुए नहीं दिख रहा है और रेजिलेंस शो कर रहा है, तो कैश सेगमेंट से देंगे, दैट इज टाटा टेक पर। टाटा टेक 1112 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये अपने 50 EMA के ऊपर निकलते हुए दिखा है, अच्छा स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहा है, और डेली चार्ट भी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर निकलते हुए दिखा है। सो आई बिलीव ये रैली जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 1112 पर एज ऑफ नाउ है, डिक्लाइन अप टू 1104 आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1100 इटसेल्फ का। अपसाइड मोमेंटम 1165 1170 तक जाता हुआ दिखना चाहते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। आज एक ब्रोकरेज हाउस बहुत फेमस हो रहा है, वो है गोल्डमैन सैक्स। उन्होंने असल में 2 रिपोर्ट काफ़ी उनकी फेमस हुई। एक्चुअली बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली उन्होंने। एक तरफ टेलीकॉम सेक्टर पर रिपोर्ट आई, एक SBI पे डाउनग्रेड आया, एक सुबह SBI कार्ड पर भी अपग्रेड आया था। लेकिन बात करते हैं टेलीकॉम में जो 2 डाउनग्रेड हैं उसकी, और एक SBI के डाउनग्रेड की। कंचन के पास चलते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। पहले टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें वोडाफोन आइडिया पे 2.5 रुपये का टारगेट आया है। जी, तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है वोडाफोन के लिए। अभी सेल की कॉल दे दी है, टारगेट कर दिया है 2.5 रुपये का। अभी कंपनी ने हाल ही में फंड रेजिंग की है जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है, लेकिन आगे चल के संभावनाएं जताई जा रही है कि मार्केट शेयर में हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी, और अगले 3 से 4 साल में करीबन 3% का हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। कंपनी ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को AGR और स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना भी शुरू कर दिया है, और इनका ये भी कहना है गोल्डमैन सैक का कि कैश फ्लो के लिए ARPU को बढ़ के 200 से 270 होना चाहिए, और
आने वाले टाइम पे आरपू में इतनी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रही है। और मीडियम टर्म में जो कैश फ्लो है उसको स्टेबल रखने में भी कहीं ना कहीं कंपनी को एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है और फिस्कल ईयर 31 तक फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहने की आशंकाएं जताई जा रही है। अब इसी का सेम डोमिनो इफेक्ट हमें इंडस स्टार के अंदर भी देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक ने इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करके सेल कर दिया है, हालांकि टारगेट को थोड़ा सा अपसाइड करा है, 220 से बढ़ा के 350 रुपए कर दिया है। जो कंपनी के फंडामेंटल्स है उसमें हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा सुधार देखने को मिला है, लेकिन जो वोडाफोन आइडिया का इफेक्ट है वो सीधा सीधा हमें इंडस स्टार के अंदर देखने को मिल सकता है। कंपनी के फ्री कैश फ्लो में हमें दबाव देखने को मिल सकता है। एबिटा का जो अनुमान है वो है 17%। शेयर की री रेटिंग भी जो है वो अब पूरी हो चुकी है। मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है वो एक सीमित दायरे में रह सकती है और फिस्कल ईयर 30 तक एबिटा ग्रोथ 8 से 10% बरकरार रखना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये बात होगी टेलीकॉम सेक्टर पर। कुछ देर में जाएंगे कंचन के पास वापस और एसबीआई पर जो रिपोर्ट आई है वो भी एक बार उसको भी रिविजिट करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, क्या आज अपॉर्चुनिटी है वोडाफोन आइडिया बाय करने की, या आप इसे कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल अनुज, देखिए जो कंसर्न्स रिपोर्ट में रेज किए हैं वो डेफिनेटली एक रिस्क है, बट आप देखिए जो पॉजिटिव्स भी हैं कंपनी में, कुछ जो हाल के जो फंड रेज है वो बैलेंस शीट को काफी बेटर स्ट्रॉन्ग करता है और ओवरऑल इंडस्ट्री में जो कंसोलिडेशन होने के बाद अब जो आरपू में अप ट्रेंडिंग स्टार्ट हुई है, जो प्राइस हाइक्स लिया है कंपनीज ने, हमें लगता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन को होगा, बिकॉज जो कैश फ्लो इम्पैक्ट है ये प्राइस हाइक्स का, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वोडाफोन में दिखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज जो कंपनी में है। हाँ, डेफिनेटली हमारा व्यू थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड रहा है हमेशा वोडाफोन पे, बिकॉज अभी भी कंपनी आउट ऑफ द वुड्स है नहीं, बैलेंस शीट की जो वीकनेस है वो है, कैश फ्लोज वीक है। और इसी स्पेस में देखेंगे तो भारती एयरटेल कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट डिलीवरी। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिकॉर्ड बिजनेस है, इंडियन बिजनेस में काफी ग्रोथ देखने को मिला है, ग्लोबल बिजनेसेस भी काफी स्टेबल और इम्प्रूवमेंट हुई है। कंपनी ने कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है, नेट डेट रिपेमेंट करना स्टार्ट किया है। तो अगर मुझे पूछे तो जो टेलीकॉम स्पेस में बेस्ट और प्रिफर्ड प्ले वो भारती एयरटेल रहेगा, जिसमें हमारा एक बाय रेटिंग है और टारगेट प्राइस जो है वो अराउंड 1650 का है, तो यहाँ से भी अपसाइड देखने को मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म मतलब आप देखें तो थोड़ा वोलेटिलिटी अगर जो देख सके वोडाफोन में वो रहेगी, बिकॉज ये न्यूज फ्लोज आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारा स्टैंड वोडाफोन पे न्यूट्रल व्यू रेटिंग है। ओके, वोडाफोन पर न्यूट्रल रेटिंग रहेगी। चलिए, एक और रिपोर्ट जो गोल्डमैन की आई सुबह वो थी एसबीआई पर, जहां एसबीआई पर डाउनग्रेड, हालांकि एसबीआई कार्ड पर उनका अपग्रेड था लेकिन एसबीआई पर डाउनग्रेड था और आज एसबीआई भी डे लो पर 780 पर। कंचन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं गोल्डमैन सैक्स? यहाँ पे भी डाउनग्रेड करके सेल की रेटिंग दे दी है। जो टारगेट है वो 841 से घटाकर 742 कर दिया है। इनका कहना है कि जो आरओए है वो अपने काफी हाई पर है, जिससे वैल्यूएशन में हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है। आगे चल के हो सकता है कि हमें आरओए के अंदर एक गिरावट देखने को मिले, लेकिन डिपॉजिट के मुकाबले जो लोन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं नजर आ रही है और डिफरेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लिपेज बढ़ने से क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी भी संभव है। साथ ही साथ एमएसएमई, एग्री और अनसिक्योर्ड लोन में जो स्लिपेज है वो आगे चल के बढ़ सकते हैं। फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 तक ईपीएस को घटाकर 3 से लेकर 9% कर दिया है। ओके, ठीक है। तो ये इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक व्यू। गावा सर, टेक्निकली कैसा लग रहा है एसबीआई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल के 750 760, आज जो डाउन है अराउंड 5%, ये बुरा है। नॉर्मली अपर रीजन्स पे जो पैटर्न बना हुआ है, काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 790 ये एक जोन है, इसके ऊपर नहीं जाता तब तक तो मगर ये वीक है। क्या ये 700 जा सकता है? पॉसिबल। ओके, चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ आज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन की जो आज सुबह मैंने जिसका जिक्र किया था और बिग स्टॉक्स में उसको लिया था, वो था एसबीआई कार्ड। एक बार उसको भी रिविजिट करते हैं, क्योंकि सुबह एसबीआई कार्ड, एक व्यू तो ये भी था कि ये हाल के एनबीएफसी रैली में चला नहीं है, और एक व्यू जो गोल्डमैन का आया आज सुबह, उन्होंने अपग्रेड किया इसे और टारगेट सेल से बढ़ाकर उसको पहले तो बाय पर लेकर आए और टारगेट 652 से बढ़ाकर 913 पर लेकर आए। तो ये एक आज सुबह की बड़ी रिपोर्ट थी। सिद्धार्थ जी, आपकी कवरेज में है क्या एसबीआई कार्ड?
जी हमारी कवरेज में है, बट अगेन यहाँ पर अगर आप हाल के नतीजे देखें तो थोड़े वीक रिजल्ट्स आ रहे थे कंसिस्टेंटली, और हमारा व्यू जो है वो न्यूट्रल रेटिंग है। टारगेट प्राइस जो है वो 770 का था, तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म भी किया है। पिछले साल अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 6% का था, एंड इस साल का भी जो एस्टिमेट है वो 10% का है। बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली आगे चलकर जो है जो ग्रोथ इम्प्रूव होगी, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे तो डेफिनेटली फेवरेबल है। FY26 पे नंबर्स काफी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा अनुमान कुछ 30% अर्निंग्स ग्रोथ का है। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक कंफर्टेबल है, और रिटर्न रेशियोज में भी 20% अर्निंग्स ग्रोथ देता है। तो जो ओनली चैलेंज जो है जो कंपनी का जो कार्ड यूजेज जो है, स्पेशली हमने देखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो रिटेल क्रेडिट है वहाँ ग्रोथ स्लो डाउन था। और आप देखिए ये जो कंजम्पशन क्रेडिट है अक्रॉस एनबीएफसी, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो पूनावाला फिनकॉर्प हो, चाहे वो एसबीआई कार्ड्स हो, इन सभी को वो एक प्रेशर फेस करने को मिला है। निम्स में थोड़ी सी इंपैक्ट आई है, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब मुझे लगता है कि ये बॉटमिंग आउट एक फेनोमेना है। तो हमने अभी तक अपना स्टैंड चेंज तो नहीं किया है, बट डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक थोड़ा फेवरेबल नजर आता है। ओके, एसबीआई कार्ड्स सुबह याद रखिएगा, जब बात हुई थी इस स्टॉक पे, इसी प्रकार के आई थिंक स्विंग मिले, इसकी एक्सपेक्टेशंस जाहिर की गई थी। नाउ इट्स 800, और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली एट 921 पहला कॉल आया था एसबीआई कार्ड्स पे। 800 रुपये की कॉल। आज शिल्पा जी ने एक बाय कॉल दी थी, प्राइस था 1380, 1445 के आसपास, 22 का टारगेट था। वो कॉल अभी कहाँ ट्रेड कर रही है, एक बार जरूर दिखाइएगा जरा यहाँ पर, और फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि अब 4 के चौका का वक्त हो चुका है। वो कॉल जरूर रखिएगा एक बार एक्टर साहब, अगर आपने रखी हो, आपके पास अभी भी पड़ी हो, सिंस इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट, अच्छा पैसा बना है वहाँ पे। अब आप 4 का चौका लेके आते हैं, और 4 ट्रेड्स जो आपके स्कीम पे रखे जाएंगे, एक एक करके क्रम समझाता हूँ मैं। आपका सस्ता ऑप्शन है सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आएगा, उसके बाद फिर सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा। 4 के चमत्कार आज कविता जे पिक करेंगे, साथ ही साथ आज महिला विशेषांक लग रहा है अब तक ये 4 का चौका। बस एक सिद्धार्थ जी फंस गए इसमें, मिड कैप फंडा सिद्धार्थ खेमका। अनुज बिल्कुल, आज गर्ल पावर हमारे यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं फिर सोनी पटनायक के साथ। सोनी जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ विप्रो 520 की पुट ऑप्शन सितंबर सीरीज, 11 रुपए 50 पैसे इसी रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का, पहला लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 18 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 22 का सेकेंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे विप्रो एक ब्रेकडाउन दे रहा है, 20 EMA के सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 530 रेजिस्टेंस है, तो एक बार 505 और 500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 520 पुट ऑप्शन के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, 520 पुट ऑप्शन से यहाँ पार्टिसिपेट करिए विप्रो के पुट ऑप्शन में। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से एफएनओ सुपरस्टार में नवीन फ्लोरो रहेगा, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में आरती, दीपक, नवीन, सब में ही एक ब्रेकडाउन दिख रहा है अच्छा खासा, और नवीन फ्लोरो में अभी सपोर्ट बहुत दूर है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं 3300 पे या काउंटर फ्यूचर्स पे 3330 पे एसएल लगाएंगे, तो डाउन साइड पे हम 3270 का टारगेट लगा सकते हैं, और 3270 के बाद 3250। ओके, नवीन फ्लोरिन फ्यूचर्स, सितंबर फ्यूचर्स आपकी कॉल आपकी स्क्रीन पे 3303 पे आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं 4 के चमत्कार पिक करते हैं कविता जी से। कविता जी, क्या पिक कर रही हैं? या विरेन जी, सो बैंक निफ्टी में हम एक अच्छा फॉल देख रहे हैं, और पीएसयूज में अच्छे फॉल है, जहां मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्दर फॉल एक्सटेंड होना चाहिए। 235 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 230 to 26 बैंक ऑफ बड़ौदा को आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 239 का। शॉर्ट ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा 235.75 पर। अब सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मार्केट के दिग्गज वुमन पावर के साथ मुझे पैनल में शामिल करने के लिए इस पावन अवसर पर, तो शुक्रिया। जो तो आप आया कीजिए, आप रेगुलर
नहीं खिलका जी बिल्कुल रेगुलरली आया कीजिए, हम आपको रखा करेंगे रेगुलरली सेगमेंट में। बिल्कुल सर, ये सौभाग्य देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो स्टॉक में लेकर आया हूँ वो मिड कैप क्षेत्र में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है 361 वेल्थ मैनेजमेंट। हमने देखा है कि वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो इंडिया में है काफी रैपिडली ग्रो कर रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री में। और जो इंडस्ट्री AUM है वो 15 से 20% ग्रोथ करने के अनुमान है। इसमें जो है 361 इज अ मार्केट लीडर एंड उन्होंने अपना जो प्रेजेंस है वो अब डाइवर्सिफाई किया है मास एफ्लुएंट सेगमेंट में, ज्योग्राफी वाइज लोअर टियर सिटीज में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल रीजन्स में भी उन्होंने ग्रोथ करने का अब पेनिट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल अगर उनके वेल्थ मैनेजमेंट की अगर आप AUM की बात करें तो जो ग्रोथ है वो 39-40% ग्रोथ हो रही है अक्रॉस सेगमेंट्स। Q1 में अच्छी ग्रोथ दी, रेवेन्यू और पैट में 48 और 31% ग्रोथ देखा हमने। और हमें लगता है कि आगे चलकर ये जो ग्रोथ है ये कंसिस्टेंटली मेंटेन रहेगा। तो जो नेट प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ हमारा अनुमान है वो 26% पर एनम अगले 2 साल में ग्रो करेगी। तो बाय करने का सलाह है 361 पे, टारगेट प्राइस है 1300। ओके, चार ट्रेडर्स आपकी स्क्रीन पे आए। यहाँ पे चार का चौका में सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आया और उनकी कॉल थी विप्रो फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1822, 520 की स्ट्राइक। रचना जी ने FNO सुपरस्टार पिक किया और उनका ट्रेड था नवीन फ्लोरिन, आपकी स्क्रीन पे आएगा। शॉर्ट कॉल 3270 के लक्ष्य के लिए 3330 का स्टॉप लॉस। कविता जी ने बैंकों को नहीं छोड़ा, आज बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल किया लगभग 230-226 के लक्ष्य के लिए, 239 का स्टॉप लॉस। और सिद्धार्थ जी ने भी 361 को पिक किया और लॉन्ग साइड। अच्छा निफ्टी, अब ज़रा एक बार आपको थोड़ी सी अरे पी लीजिए, निफ्टी हो गया 325 अंक नीचे और निफ्टी बैंक अब जा रहा है 50-500, यानी ठीक वो 51,000 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन बेस पे चला गया। इट्स 5500। अनुज, ऑलमोस्ट 1000 अंकों का जो फॉल है वो इस वक्त बैंक निफ्टी में। बहुत बड़ी गिरावट वीरो बैंक निफ्टी में। और SBI का कार्ड देख रहा था मैं, SBI का चार्ट देख रहा था मैं, सॉरी। और बहुत ये आजकल पता है, ये आजकल SBI के साथ हो रहा था। एक दिन राजेश जी ने बोला क्या बोला था मैं भूल गया, नहीं SBI ऑफ ऐसे ही कुछ बोला था, मतलब ये SBI कार्ड्स के साथ हो रहा है। आज आपकी जबान लड़खड़ा। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ SBI कार्ड्स। हाँ, तो मैं SBI का चार्ट, अनुज, हाँ चार्ट देख रहा था, कार्ड खैर नहीं देख रहा था, चार्ट देख रहा था SBI का। और एकदम से डे लो पर आया, उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला। और ICICI बैंक की वीकनेस देखिए आप वीरू, आई थिंक ICICI बैंक में बहुत तगड़ी वीकनेस है। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आज पूरा का पूरा जो पिछले 15 मिनटों में 300 पॉइंट और गिरे हैं, ये ICICI बैंक की वजह से गिरे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए एक बार, ICICI बैंक 314 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन और नंबर 2 पर SBI 228 पॉइंट का। तो क्लियरली इसका एक इम्पैक्ट है। हालांकि निफ्टी उतना नहीं गिरा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो। इंक्रीमेंटल जो वीकनेस है वो पूरी की पूरी इसमें आई है, आपके बैंकों में आई है। और नॉन बैंक्स तो एक्चुअली थोड़ा बहुत मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकों में खैर डिक्लाइन अच्छी खासी, लेकिन ये देखना होगा। अब आज मैं कहूँगा कि ये मिनी ब्रेकडाउन है बैंक निफ्टी में, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसा लग रहा था बैंक निफ्टी में कि नैया पार हो गई बैंक निफ्टी की। उससे पहले व्यू था कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए। 3-4 दिन से लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी अब उस अंडर परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने को तैयार है। एक दिन लगा देखिए 14 दिन की रैली को पूरा का पूरा स्वाहा करने में। 14 दिन की रैली जो थी, मतलब 14 ट्रेडिंग डे नहीं, एक फोर्टनाइट की पूरी रैली एक एक करके जो बनी थी, आज एक दिन के इस बार से पूरी कोलैप्स हो गई। ये काफ़ी ख़राब है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर देते हैं आपको। इस समय मार्केट में इतनी ख़राब खबरें हैं तो इमर्जिंग कंट्रीज़ में भारत का जलवा बढ़ गया है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेट चाइना से आगे निकल गया है। एक बार इस पूरी खबर को जानने के लिए वापस चलते हैं यतिन के पास। यतिन बताइए। एक बड़ी खबर भारत के लिए, मॉर्गन स्टैनली के MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेट सबसे ज्यादा हो गया है। नंबर 1 पोजीशन पे अब भारत की वेटेज आती हुई नजर पड़ी है। और मजे की बात यह है कि चाइना के वेटेज से ज्यादा अब भारत का वेटेज हो गया है 22% से ज्यादा। अगर हम मॉर्गन स्टैनली के EM इंडेक्स की बात करें, जो MSCI का EM इंडेक्स है, यहां जो बेंचमार्क फंड्स हैं उनकी कुल AUM है लगभग $500 बिलियन। सो जितना भारत का वेटेज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको FI इनफ्लो
भारत में आता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम वेटेज की बात करें तो चाइना को तो पछाड़ा ही है, और अगर हम ताइवान, ब्राजील जैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत का वेटेज उनके मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। अगर आप ग्राफिक्स पर नज़र करें तो 22.27% से भारत का वेटेज अब दिखाई पड़ रहा है आपको, जो सबसे ज़्यादा है। चीन की बात करें तो इनका 22% से कम हो गया है वेटेज, और अगर हम ब्राज़ील और दक्षिण कोरिया की बात करें तो सिंगल डिजिट में इनका वेटेज है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज़ की बात करें तो इंडिया सबसे टॉप डेस्टिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा है MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। जी हाँ, तो MSCI और इंडेक्स में भारत का बढ़ता वेटेज चीन को पिछाड़ा, तो जो फ्लो पॉसिबली यहाँ पर आएगा उसकी पैमाइश कर रहे थे हम। अब एक काम करते हैं, अब छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा गिरते गिरते थक गए हैं, अब पता नहीं आखिरी के आधे घंटे में क्या होगा, बट उसके लिए थोड़ा सा तैयार करके आते हैं अपने आप को। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आज की बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में बातचीत। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। ओके, चलिए अब हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या करना है मार्केट में इस समय। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मार्केट की रही है वो है बैंक्स। आज भी देखिए बैंक्स में बहुत बड़ी गिरावट। क्या हो रहा है यहाँ आपके हिसाब से, और क्या व्यू है आपका लार्ज कैप बैंक्स को लेकर? जहाँ तक हमारा व्यू है ऑन लार्ज कैप बैंक्स, इन जनरल बैंकिंग सेक्टर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो एक क्वार्टर से जो आ रहे हैं और जो लोगों को दिख रहा है वो है, एक ये था कि क्रेडिट कॉस्ट बैंक्स में बढ़ते हुए और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक्स में पीक होता हुआ दिखाई दिया है लोगों को। एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में करीब करीब 1 से 1.5% का ROE जो बड़े बैंक्स में वो कम हो जाएगा। तो वो बड़ा सा वरी है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन जहाँ तक हमारा व्यू ये है कि वो ये है कि ग्रोथ के जो चैलेंजेस रहे हैं, स्पेशली ऑन दी जो डिपॉजिट ग्रोथ के जो चैलेंजेस रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि स्लोली कम होंगे ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। लिक्विडिटी सिस्टम में गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से भी बढ़ेगी और इन जनरल जो फिक्स डिपॉजिट्स का जो अक्रीशन होगा वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट 6 से 12 महीने में। तो ये जो अभी करंट जो गिरावट आई है बैंक्स में, मेरे को लग रहा है कि जो इसके वजह से जो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं और यहाँ से जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो रिटर्न बनने की संभावना वो काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से बैंक्स ये लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वैल्यू काफी है बैंकिंग सेक्टर में, और जो जो रिस्क है वो लार्जली प्राइसिंग हो रहे हैं। रिस्क जो है वो प्राइस हो चुका है, उसमें से बहुत कुछ तो आज हो गया है। नवीन जी, आपके आते आते लगभग अब 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक, 350 अंक निफ्टी हो चुका है। ये इस वक्त आपकी शॉपिंग लिस्ट में नवीन जी सबसे ऊपर क्या है? आप लोग किसको तवज्जो दे रहे हैं, किस ट्रिगर को इस वक्त? ये जो क्रूड से रिलेटेड स्टोरी, चाहे वो इंडिगो, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इस पर आपका व्यू इस वक्त? जहाँ तक ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ कि सेक्टर स्पेसिफिक छोड़ते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के स्टाइल के नजरिए से देखते हैं। जहाँ तक अगर आप देखेंगे कि लास्ट 1 साल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टाइल रहा है वो मोमेंटम का रहा है। मोमेंटम में जो भी चल रहा था वो बहुत तेजी से चला है। इसके अलावा जो वैल्यू रहा है, वैल्यू बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये 2 टीम्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया कर रहे थे लास्ट 12 महीने में। तो ये जो ट्रेंड है ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम तो ऑब्वियसली जो स्टाइल था वो टूट रहा है, और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी स्टाइल जो था वो थोड़ा सा टूट रहा है। इसके जगह पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग मोस्ट लाइकली इज कमिंग बैक इन फेवर। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में टिपिकली जो चीजें जो आती है वो देखेंगे तो उसमें अगर बोलेंगे तो रिटेल इन्वेस्टिंग है, वो है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कंजम्पशन स्टोरीज के, तो वहां पे मतलब इंटरेस्ट रहेगा। एंड ऐसी ही वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है जहाँ पे मतलब हाई ग्रोथ स्टोरीज जो है तो वो मेरे को लग रहा है कि वापस फ्लेवर में आ सकती है। तो नेक्स्ट 6 महीने में आप रेट कट का साइकिल जो चालू होगा ग्लोबल मार्केट्स में, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ग्रोथ एट एनी प्राइस
जो थीम है वो चलने की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है और उसमें कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स या फिर रिटेल ओरिएंटेड स्टॉक्स और जहाँ पे भी मतलब लेट्स से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टॉक्स है या डिजिटल स्टॉक्स है जहाँ पे भी वैल्यूएशन का कंफर्ट थोड़ा सा रहेगा, वो सब काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट 6 महीने में। टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है नवीन इस समय, और अगर आप कोई स्टॉक बाय करेंगे तो कौन सा होगा? जहाँ तक टेलीकॉम स्टॉक्स का सवाल है, हमारा टॉप होल्डिंग इंडस टावर्स है और वो बरकरार है अभी भी। रीजन बहुत सिंपल है, इंडस टावर्स अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसके अलावा कंपनी का केपेक्स काफी स्ट्रांग है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स फॉर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और नए टावर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा टेनेंसी की बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है नेक्स्ट 12 से 24 महीने में। तो उस हिसाब से हमारा टॉप पिक लो रिस्क वैल्यू वाइज एंड आल्सो इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इंडस टावर्स ही रहेगा। ओके, अच्छा नवीन जी, अभी मैं बात छेड़ना चाहूँगा एनबीएफसीज़ की। आप लोगों ने बीते 3 महीने में एनबीएफसीज़ में क्या चीज़ किया था? सबसे पहले ये तेज़ी शुरू हुई गोल्ड फाइनेंस कंपनियों से, फिर थोड़ी स्प्रेड हो गई एचएफसीज़ पे, फिर पूरा का पूरा स्पेस और एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया वर्सेस बैंक्स। आप लोगों ने क्या चीज़ किया था, अभी भी क्या चीज़ करने लायक है? जहाँ तक एनबीएफसी स्पेस का सवाल है, हमारे पोर्टफोलियो में कोई मेजर एनबीएफसी का अलोकेशन नहीं है क्योंकि हम काफी स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि एनबीएफसी का जो स्पेस है ये बहुत बार बैंकिंग के साथ नहीं चलता है, कभी-कभी डिफरेंट वे में चलता है। एंड एनबीएफसी का जो स्पेस है ये रेट कट साइकिल अगर चालू होता है और इंडिया में भी तो मतलब एनबीएफसी स्पेस को काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो उस हिसाब से एनबीएफसी स्पेस इंटरेस्टिंग स्पेस है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं स्टॉक्स के बारे में तो ज्यादा पिक नहीं कर सकता, बट मेरा प्रेफरेंस ओवरऑल अगर एनबीएफसी स्पेस में मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो लार्ज एनबीएफसी वर्सेस स्मॉलर एनबीएफसी में ही फोकस रहेगा। लार्जर जो एनबीएफसीज है वहां पे मैं एलोकेशन ज्यादा रखना चाहूंगा, जैसे समझ लीजिए बजाज फाइनेंस हो गए, टाइप ऑफ कंपनीज है, वहां पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा वर्सेस स्मॉलर एनबीएफसीज। तो ये ब्रॉड थीम अगर हमको इन्वेस्ट करना होगा तो ऐसे थीम्स पे फोकस करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में आप क्या व्यू है आपका? एक ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल में, यहाँ पर क्या टॉपिक्स होंगी आपके? तो जहाँ तक फार्मा सेक्टर का सवाल है, ये सेक्टर हमारा सबसे वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एलोकेशन सेक्टर्स है। ये सेक्टर में ऑफ कोर्स वाइड रेंज ऑफ थीम्स पे हमारा फोकस है। सीडीएमओ का जो थीम है वो काफी अट्रैक्टिव थीम है और यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग्स में भी थोड़े बहुत स्टॉक्स है। तो ये थीम मुझे लग रहा है कि बरकरार रहेगा। जो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग है फार्मा सेक्टर में वो औरोबिंदो फार्मा है। वो वहाँ पे नए-नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस एंड नए कैटेगरी में इंटरवेंशंस हैं। तो उस हिसाब से एलोकेशन हमारा ये सेक्टर में बरकरार है। एंड जो अगर मैं सेक्टर में विद इन सेक्टर एक स्पेसिफिक थीम के बारे में सोचूं तो सीडीएमओ का जो थीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीम है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। नवीन जी, पीएसयूज में न्यूज़ फ्लो डिफेंस कंपनियों में फिर एक बार गहराया था, बट प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, इनफैक्ट हायर लेवल्स पे सेलिंग है। फिर आपके पास रेलवे कंपनियां हो गई, ओएमसीज हो गई, अगेन दैट आई थिंक क्रूड रिलेटेड स्टोरी। बैंक्स पे आपने अपना व्यू दे दिया है। मोटे तौर पे पीएसयूज में एंड स्पेशली दैट स्पेशल कॉम्बिनेशन आरईसी पीएफसी, यहाँ पे आपका टेक क्या है? जहाँ तक पीएसयूज का सवाल है, देखिए पीएसयू में जो सबसे बड़ा चेंज है वो अगर हम देखेंगे लास्ट 24 महीने में, लास्ट 12 महीने में पकड़ लीजिए, वो ये है कि पीएसयू पहले जैसे जीत नहीं रहे। सो पीएसयू में भी अभी आपको यहाँ से ग्रोथ प्राइसिंग करना पड़ेगा। मतलब पीएसयूज विल आल्सो हैव टू डिलीवर ग्रोथ टू जस्टिफाई द करंट वैल्यूएशंस। तो जो पीएसयू यहाँ से ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं वो पीएसयू के वैल्यूएशंस सस्टेन होंगे और वहां पे रिटर्न भी बनेगी। जैसे डिफेंस स्टॉक्स है, ऑफ कोर्स वो ग्रोथ डिलीवर करते हैं लेकिन उनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हैं तो वहां पे करेक्शन आता रहता है एंड एट सम वैल्यू लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। बट अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे ब्रॉड पीएसयूज की
तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे आरईसी पीएफसी है, ये जो कैटेगरी है यहाँ पे इनहेरेंट ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे इनको सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये पावर फिनेंसियर्स है, बट दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन जो रिन्यूएबल एनर्जी की हो। तो इनका रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो काफी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वो एरिया पे भी फोकस काफी ज्यादा है। तो आरईसी पीएफसी दोनों अट्रैक्टिव है, उसमें मुझे हमें ज्यादा आरईसी पसंद है, बट पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन द टू क्योंकि पीएफसी चीपर है, आरईसी थोड़ा सा महंगा है, राइट? बट ब्रॉडली दोनों स्टॉक इंटरेस्टिंग है ये लेवल्स पे। बट मार्केट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं ओवर द लास्ट 3 to 4 मंथ्स, जहाँ पे पीएसयूज में जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट था वो डेफिनेटली कम हुआ है। 2 रीजन है ऑफ कोर्स, एक तो प्राइसिंग ऑफ कोर्स इनके बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से दे आर नॉट जस्ट वैल्यू स्टॉक्स, तो यहाँ से उनको ग्रोथ डिलीवर करना पड़ेगा, सो दे हैव टू आल्सो बिकम ग्रोथ स्टॉक्स। वो एक चैलेंज रहेगा पीएसयूज में। और इसके अलावा जो मार्केट में जो मतलब इन जनरल इकोनॉमी में जो थीम है वो भी थोड़ी बहुत कंजम्पशन के टुवर्ड्स शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, तो वहां पे इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये 2-3 थीम्स है जो चलते रहेंगे, तो उस हिसाब से अलोकेशन पीएसयूज में थोड़ा कम होगा एंड नॉन पीएसयू सेक्टर्स में थोड़ा बढ़ेगा, जहां तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ओके। अच्छा, अभी जो रिसेंट आईपीओज आए उनमें से आपको कोई पसंद आया क्या, या कोई खास पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको काफ़ी एक्साइटिंग लगा हो? आईपीओस तो हम इतनी क्लोजली ट्रैक नहीं करते, हम पीएमएस वी डोंट इन्वेस्ट इन आईपीओस, तो आईपीओस जनरली अवॉइड करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर। चलिए अब एक काम करते हैं, मंडे की तैयारी करते हैं और सबसे पहले बीटीएसटी कॉल्स लेते हैं और हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। गाबा सर, मंडे के लिए क्या कैरी किया जाए? वेल आई थिंक एसीटी पर ध्यान देना चाहिए। ब्रेकआउट तो कल मिला था, आज पॉज मोड पे, तो मतलब कह सकते हैं कि अप ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू है। ट्रेड करा है 2427 पर, बहुत टाइट स्टॉक होगा, 2400 का, 27 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 2500 के। यस, एसीसी। ओके, एसीसी फ्यूचर्स आप बाय करेंगे, कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए। आज भी ये स्टॉक डी हाई पे क्लोज हो रहा है। रचना जी, आपका ट्रेड? मेरी तरफ से जो टेक रहेगा दैट विल बी इन बाटा इंडिया, जिसको हम शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे। बाटा इंडिया 1410 पे है, हम इसमें टारगेट लगाएंगे 1390 का, एंड यहाँ पे हमारा एसएल होगा 1420। ओके, बाटा इंडिया को शॉर्ट करना है आपको। ये हो गया आज का एसटीबीटी ट्रेड। कविता जी, बीटीएसटी या एसटीबीटी? या सो अनुज जी, बीटीएसटी लेकर जाएंगे पीआई इंडस्ट्रीज को। पीआई इंडस्ट्रीज एज ऑफ नाउ 4620 पर है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 4580। आप इसे बाय कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4680 4700। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले रहेगा एचयूएल। सुबह भी मैंने बात की थी इस पे। मुझे लगता है कि एचयूएल ने अपने लेवल को मेंटेन किया है, रिस्पेक्ट दिया है। सो एट अ लेवल ऑफ 2850 इट्स स्टिल अ बाय इन एचयूएल। स्टॉप लॉस होगा 2820 का, और मुझे लगता है इसका टारगेट सेट करेंगे 2890 से लेके 2900, 2009 से टारगेट। ये 50 पॉइंट्स का स्विंग लेके आपको यहाँ पे काम हो सकता है। तो एचयूएल इज अ, चलिए, तो ये इस समय एचयूएल इज अ बाय। राजेश जी की ट्रेड। अमित जी, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? जी अनुज जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है, इसलिए 2 बजे वाली कॉल को कंटिन्यू करूंगा। 665 पे मैरिको ट्रेड कर रहा है, उसी को रिट्रेड करूंगा। 654 का स्टॉप लॉस एंड 680 के टारगेट्स के लिए मैरिको। ओके, और सोनी जी, आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे डीबीज लैब फ्यूचर्स में बीटीएसटी का रेकमेंड करना चाहती हूँ। 5140 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बाय कर सकते हैं 5080 स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 50 to 50, 50 to 60 का। एक रेंज ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है कि 5160 के ऊपर वो रेंज ब्रेकआउट आएगा। सो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं 5080 स्टॉप लॉस के साथ। ओके, डीवीज लैब्स, ये हो गया सोनी जी का ट्रेड। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। कौन से 2 स्टॉक्स पर नजर? बाजार में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में, क्योंकि एक ऐसे जंक्चर पे हैं जहां डीलर्स भी थोड़े बहुत आज के मूव के बाद कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन 2 स्टॉक्स जहां वो शॉर्ट पोजीशंस एक लिमिटेड क्वांटिटी में बना रहे हैं, उनमें सबसे पहले है M&M।
यहाँ डीलर्स शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फंड्स जो हैं खास करके एफआईज वो ऑटो स्टॉक्स में सेलर्स हैं। पिछले 3-4 दिन से हमको दिख भी रहा है कि ऑटो सेक्टर जनरली अंडर परफॉर्म कर रहा है और एमएनएम में 2 से 3% की डाउनटिक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी प्राइमा फेसी 30 से 40 रुपये का डाउन साइड उनको लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर में होना चाहिए। इसके लिए यहाँ वो एसटीबीटी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और इसी तर्ज पे बीएचईएल यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि बहुत सारी अनवाइंडिंग हो रही है, एचएनआई सेलिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो 3% बढ़ा है। 28-30 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं सितंबर सीरीज़ में, तो यहाँ भी शॉर्ट पोजीशन दिख रही है और डीलर्स को लगता है कि यहाँ 250-55 तक के लेवल्स आ सकते हैं नीचे के साइड पे, तो यहाँ भी एक बिकवाली का माहौल डीलर्स अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। तो यहाँ पे सेल कॉल ऑन बीएचईएल और दोनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे जो कि इस वक्त डीलर्स के रडार पे हैं वो रखे गए हैं। बीएचईएल सेल साइड पे एमएनएम आपकी स्क्रीन पे 2698 पे 24 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं रणनीति पर और इट्स 24851 और 50-570। अनुज कुछ भी कारण हो बट शायद आज की इस गिरावट ने कुछ हद तक हमारी जो प्लेसमेंट है वो ग्लोबल मार्केट्स के साथ जो पैरिटी है वो इस्टेब्लिश कर दी। अब यहाँ से कुछ लेके जाएं अनुज, क्या शॉर्ट या लॉन्ग क्या करना है? वीरू, मैं कहूँगा कि आप मार्केट में इस समय न्यूट्रल रहें, कोई पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए तकलीफ़ क्या है मार्केट में इस समय, ऐसी मार्केट में लॉन्ग आप कैरी कर नहीं सकते क्योंकि क्लोज इतनी ख़राब है, लेकिन इतनी बड़ी डिक्लाइन के बाद शॉर्ट कैरी करने का भी मन नहीं बनता। अगर वीकेंड पे कोई अच्छी खबर आ गई, मंडे को गैप अप मिल गया तो इसके लिए अभी भी मैं ये कहूँगा कि आज का जो क्लोज है ये एज पे है। 24,850 की हमारी बात हुई थी, 24,840 पर हम बंद हो रहे हैं, तो टेक्निकली एक ब्रेकडाउन है लेकिन अभी भी कंफर्म ब्रेकडाउन नहीं है। अगर 24,700 पे बंद होता फॉर एग्जांपल तो कंफर्म ब्रेकडाउन होता। ये एक ऐसे लेवल पे बंद हो रहा है कि जहां पर हो सकता है एक बार के लिए मार्केट फिर से लॉन्ग्स को या वीक लॉन्ग्स को निकाल के मार्केट वापस ऊपर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो निफ्टी का ट्रेंड मैं कहूँगा अभी भी ऊपर है, निफ्टी का ट्रेंड अभी भी वायलेट नहीं हुआ है। आप देखिए 14 दिन का भी चार्ट जो है, लेकिन बैंक निफ्टी का ट्रेंड जरूर आज वायलेट हुआ है। बैंक निफ्टी आज डिसाइसिवली अपने सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे, नियर टर्म वाले उनके नीचे बंद हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन है। बैंक निफ्टी से अब दूरी रही है वापस, लेकिन निफ्टी में मुझे लग रहा है एक दिन और देके देखते हैं, मंडे को शायद एक व्यू मिल जाएगा कि क्या करना है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, इस समय मार्केट में कोई पोजीशन रख के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी लॉन्ग पोजीशन में आज आपका स्टॉप लॉस लग गया होना चाहिए था, तो ठीक है स्टॉप लॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को फ्रेश भी लेंगे अब। ओके, तो यहाँ पे अभी हम कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए, गो न्यूट्रल अप्रोच ये रहेगी। अभी काम करते हैं, कुछ स्टैट्स दिखाते हैं आज इसके प्राइस टाइमर्स के पीछे जो ब्रेथ है वो डेरिवेटिव्स कैसी है, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये किस प्रकार की रही। नो डाउट अबाउट दैट कि आज बैंक से काफ़ी पेन था। लुक एट लॉन्ग्स, सिर्फ देखिए आप कितने थे लॉन्ग्स इस बाजार में, मात्र 6, शॉर्ट कवरिंग 14, मतलब जिसके पास कोई शॉर्ट था उसने उसको कवर ही नहीं किया, पूरे दिन उसको ओपन रखा। मतलब वीकनेस की जो गहराने की जो का आउटलुक था उसने काम किया यहाँ पर। एसबीआई कार्ड्स स्टॉक ऑफ द डे, और अच्छी बात है ये CNBC आवाज़ की आज पहली कॉल थी। मैरिको मेरे ख्याल से आज स्पॉटलाइट पर जिक्र किया गया था इसका, और PI इंडस्ट्रीज़, कोफोर्ज, JK सीमेंट सभी काउंटर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग बने यहाँ पे। शॉर्ट कवरिंग बजाज फाइनेंस में, एशियन पेंट्स में, पिडिलाइट, तो क्रूड ने अपना इम्पैक्ट दिखाया। बजाज फाइनेंस बाकी अगर आप देखें बीते 10 दिन से बाजार का फेवरेट डार्लिंग स्टॉक रहा। बाकी वोडाफोन आइडिया, GMR एयरपोर्ट, सिंडस टावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सब में काफ़ी बड़ा आज डेंट पड़ा। मेगा शॉर्टिंग हुई, लुक एट वोडाफोन आइडिया, क्या शॉर्टिंग हुई है। बॉश, फेडरल बैंक, भारत फौज, बैंक ऑफ बड़ौदा और GNFC, ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे अनवाइंडिंग हुई। एक बार जरा एक स्टॉक और लेके आइएगा जरा प्लीज़, स्क्रीन पे रखिएगा। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज एक स्पेस और जिसमें पेन शुरू हुआ, जिसका जिक्र अभी यतीन ने किया था। BHL में शॉर्ट कॉल थी, और आप पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स बास्केट को देखिए। लुक एट सिमेंस को मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ था और मैंने उस वक्त जिक्र करना भूल गया, बट पहली बार नवंबर 2023 के बाद पहली बार सिमेंस ने एक क्लोज दिया है बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लास्ट टाइम तारीख थी 8 अगस्त की, इसने इसको विजिट किया था लेकिन क्लोज नहीं दिया था। कविता जी, सिमेंस पे आपका आउटलुक 6604। ना वीरेन जी, सो सिमेंस 6604 पर बंद हुआ है और क्लोजिंग के अपने 100 EMA के नीचे जाकर क्लोज होता हुआ दिख रहा है।
सो मुझे लगता है अगर शॉर्ट्स किसी ने कैरी किए हैं तो 6642 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और ये डिक्लाइन जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है नीचे में 6500 6480 की तरफ। ओके, तो यहाँ पे सिमेंस में पेन था और जाते जाते जरा जो बैंक निफ्टी का आज सबसे आई थिंक बड़ा ड्रैगर रहा वो था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का क्लोज काफ़ी ख़राब है बट स्टिल आई थिंक अभी भी इसने 100 डेमा की तरफ अप्रोच नहीं किया, अभी इवन 50 डेमा को अप्रोच नहीं किया है। पेन में जहाँ जहाँ आई थिंक आज गिरावट काफ़ी रही उसमें मैं जो कैपिटल गुड्स का जिक्र कर रहा हूँ, ज़रा एक बार कमेंट्स को भी रखिएगा। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, दिक्कतें ज़माने में हमारी खुद की कम नहीं थी और एक और देखिए दिक्कत आपकी ज़माने भर में दिक्कत है। आज डाउ फ्यूचर्स 133 अंक ऊपर, स्पेशली कल के क्रैक के बाद, और जो क्रैक लास्ट फ्राइडे को था और मैं नीचे ही बोल रहा हूँ 133, जब मैं दिक्कत बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नीचे ही 133 अंक नीचे, S&P फ्यूचर्स 36 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 226 अंक नीचे। एक बार जरा एक स्टॉक और रखिएगा कमिंस इंडिया, इसने भी क्लोज ख़राब दिया बट आई थिंक इन कंपैरिजन टू सिमेंस उतना ख़राब क्लोज नहीं है। और आगे देखिए तो पेन कहाँ कहाँ बढ़ा लास्ट में जाते जाते। एक बार आप इन्फोसिस रखिएगा, कल और आज में अच्छा मूव दिया था इसने सुबह सुबह, बट जाते जाते इन्फोसिस के सेटअप को देखते हैं एक बार। इट्स 1899 ऑलमोस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ, ऑलमोस्ट पिछले 3 दिन के जो लोज थे उस पर आके ये क्लोज देता हुआ। तो चाहे वो आईटी हो चाहे वो बैंक्स हो, आज काफ़ी दिक्कत में थे ये। रचना जी आपकी रीडिंग एक स्टॉक पे और बताइएगा क्या कह रही है। एस्ट्रल, मैं काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में इस स्टॉक पे और हर पुल बैक एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट हो रहा था। ये इसकी गिरावट कोई मामूली नहीं थी। पहले ये गिरा बाजार के कारणों से, उसके बाद इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे इस क्वार्टर के, फिर 10 टूटा, 20 टूटा, 50 टूटा, 100 टूटा, 200 टूटा। इवन इसने अपनी इस गिरावट में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब करीब 200 रुपये का डिफरेंशियल ऑन द डाउन साइड क्रिएट कर लिया था। 200 रुपये नीचे था ये 200 डे के नीचे, और आज और कल में देखिए कि सॉफ्टनेस इस प्रकार की है कि वो सेल में एक बार फिर कन्वर्ट हो गया पुल बैक जब ये 10 डे की ट्रैजेक्टरी पे गया। आपका टेक क्या है इस वक्त एस्ट्रल पे? देखिए जो कुछ चार्ट सेटअप्स हम स्पेसिफिकली शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढने के लिए देखते हैं कि कैसा चार्ट होना चाहिए तो इसमें हमें शॉर्ट ट्रेड मिलेगा, ये बिल्कुल उस तरीके का चार्ट सेटअप है। तो दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव एंड अगर शॉर्ट लेने में आपको इच्छा है तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पे डाउन साइड पे और अभी स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे डाउन साइड कम से कम 1860 तक जा सकता है और अगर ज्यादा से ज्यादा बात करूं तो 1770 तक जा सकता है। सो 1860 इज द फर्स्ट सपोर्ट, लेकिन दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम्स ओनली एट 1770। तो यहाँ पे फर्दर डाउन साइड की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, एक बार एक स्टॉक लेकर आइए, एशियन पेंट्स। क्या ये स्टॉक 2023 में इसने 52 वीक हाई लगाया था, उसके बाद से लगातार मतलब स्टॉक वीक रहा है। 23 दिसंबर के आसपास इसका 52 वीक हाई लगा था, उसके बाद से ये स्टॉक 52 वीक लो पे भी पहुंचा था एक बार। जी हाँ, 2024 में मई में हम 52 वीक लो पे गए थे। गाबा सर, क्या ये स्टॉक अब पूरी रिकवरी करने को तैयार है वापस 52 वीक हाई की तरफ? एक्चुअली इस स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो है पॉजिटिव। हाँ, काफी समय से करीब 2-3 साल से कंसोलिडेशन जोन पे 2700 और 3000 के बीच में, मतलब 3500 के बीच में, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। जब भी यहां से ब्रेकआउट मिलेगा 3500 के पार मिलेगा तो उसका जो नेक्स्ट लक्ष्य होगा 5000 का होगा। उस नजर से जब भी इसमें कोई डिप्स मिलती है एशियन पेंट में, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज मैंने इसे अवॉइड किया था ना, क्योंकि शायद 3-4 दिन पहले मैंने इसे रेकमेंड किया था। बढ़िया स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। जब मार्केट गिरता है इसमें अच्छी छुपने की जगह मिलती है और बाउंस मिलता है तो बढ़िया मिलता है। तो नजर होना चाहिए 5000 का और डिप्स बायबल एशियन पेंट्स। ओके, एशियन पेंट्स शानदार क्लोज। और आप ये देखिए मॉर्निंग हाइस को रिविजिट करना ऐसे बाजार में जब निफ्टी बैंक एक समय 1000 अंक नीचे था, निफ्टी एक समय 350 अंक नीचे था, वो एग्जैक्टली इसका स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। चलिए विषय को थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं और जो CNBC आवाज़ की खास पेशकश है खिलाड़ी नंबर 1। ये गेम शो आप रोज़ देखते हैं जिसमें 3 खिलाड़ी होते हैं और इस हफ्ते मेरे ख्याल से सबसे चुनौतीपूर्ण हफ्ता था ये।
अमित सेठ और पंकज जी और आशीष 3 खिलाड़ी थे इस बार, और अमित जी की रिटर्न्स बिल्कुल फ्लैट रही। पंकज 6.8 थी और आशीष इस हफ्ते भी इतनी बड़ी आई थिंक टेबलर्स के बीच में करीब 11.25% के स्विंग निकाल कर ले गए। उनके ट्रेड्स को देखते हैं ज़रा। देखिए, मैं जब उनके ट्रेड्स को देख रहा हूँ तो एक फीलिंग आ रही है कि उन्होंने लार्ज कैप से हट के अपने आप को थोड़ा सा मिड कैप्स पे कैपिटलाइज किया। एजिस लॉजिस्टिक्स 4% का, गुजरात फ्लोरो जो उनके बेस्ट ट्रेड्स थे उसमें 3% का, रेमंड्स में लगभग 2% का, महिंद्रा हॉलीडेज़ में 2% का, श्याम मेटेलिक्स में 1%, शोभा 1% और केनारा कंस्ट्रक्शन में। तो आशीष जी, आपको शुभकामनाएं। पहले तो आपने गेम शो देखा और ये खेला और जीता भी इस बार। ये खेला इसलिए कह रहा हूँ कि मुश्किल था इस हफ्ते, और लार्ज कैप में तो काफ़ी खासी वॉलेटिलिटी थी, इंडेक्स काफ़ी वॉलेटाइल था। क्या आगे के कुछ सेशंस में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट वीक भी आपको ये गेम शो खेलना है तो मिड कैप पे फोकस करेंगे, लार्ज कैप पे फोकस करेंगे, इंडस्ट्रीज पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये गेम शो पे जो आप लोग खिलाते हैं बहुत ही बढ़िया है। और एक और चीज मैं जो शेयर करना चाहूंगा, ये 5th कॉन्जिक्यूटिव विन है जो लास्ट मैं खेल रहा हूँ। ये 5वीं बार है मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 महीनों में, और ये कॉन्जिक्यूटिव 5th टाइम मैं जीता हूँ। और अगर टोटल में देखें तो करीबन आई थिंक ये 30th विन है। काउंट नहीं रखा है लेकिन अंदाज मेरे ख्याल से ये 30th विन है इस शो पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे करके। और मैं फिलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन NIBM कॉलेज लास्ट टाइम मैं आईएम्स में एज अ लेक्चरर आई वाज स्पीकिंग। आज मैं NIBM में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ रुका हूँ जिससे ये शो हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड विशेस एंड ब्लेसिंग्स के कारण ये पॉसिबल होता है। और आने वाले सप्ताह में अगर देखें तो बाजार ने आज के दिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, खास करके बैंक निफ्टी एक वेट शिफ्ट पैटर्न बनाया बैंक निफ्टी यहाँ पर, और उसने ब्रेक डाउन बहुत क्लियरली दिया है। तो बैंक निफ्टी एक विलन है, एक मेजर कल्प्रिट है, जिसके कारण से निफ्टी में पूरा दबाव बना हुआ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो भी पुल बैक आता है उधर सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बैंक निफ्टी का जो टारगेट नीचे में आता है वो करीबन 50,000 तक जाने की गुंजाइश है। निफ्टी में एक सपोर्ट का जो गेन लेवल है नीचे में 24,728 है। आज 24,800 के नीचे है, वहां से अभी थोड़े फाइनल ओवर में पुल बैक दे रहा है। लेकिन अगर 24,728 ब्रेक होता है तो थोड़ा और नीचे जाने की गुंजाइश रखते हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, और साथ ही में निफ्टी में बैंक निफ्टी के कारण प्रेशर बना रह सकता है। लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चलना होगा। जैसे हमने फ्लोरोकेम भी दिया था यहीं पे शो में, वो अगर आपने होल्ड किया होता तो 15% के रिटर्न बने हैं। आज भी 6-7% ऐसे बाजार में ऊपर है। सुवेन फार्मा अभी भी 4-5% के तेजी दिखा रहा है। कॉनकॉर्ड बायो जो मैंने शुरुआत में भी दिया था शो के स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड डे पे, वो भी बहुत शानदार चला। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चुनिंदा स्टॉक्स में डिफेंस है, ये देखिए आप सारे डिफेंस है, कॉनकॉर्ड बायो, सुवेन फार्मा, कैश स्टॉक्स है जो निफ्टी से थोड़े परे चलते हैं, थोड़े अलग चलते हैं, और इन स्टॉक्स में बाइंग है। तो आने वाले वीक में अगर मुझे प्ले करना है, पहले तो मैं देखूंगा इंडेक्स का क्या मूड है, क्या इंडेक्स निफ्टी वापस 25,000 के ऊपर जा पाता है तो मैं लार्ज कैप नेम्स में जाऊंगा, और नहीं जा पाता है तो ये चुनिंदा स्टॉक्स में अगर सिलेक्ट करना होगा तो इन स्टॉक्स को मैं चुनूंगा खेलने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस हफ्ते इस गेम शो में शामिल हुए आशीष जी, और इस चुनौतीपूर्ण हफ्ते में आपने इतनी अच्छी रिटर्न्स निकाली, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर्स को आप एंजॉय कीजिए, और आज भी आपका एक लेक्चर है मेरे ख्याल से, वहीं ठहरे हुए आप, एंड हैव ए नाइस वीकेंड। चलिए अब आते हैं एक बार फिर से लौट के क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग तक आते आते निफ्टी कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ, और आई थिंक थैंक्स टू निफ्टी IT और बाकी अगर आप देखें स्टॉक्स को, जो अब ये गिरावट करीब 24,872 में, लेकिन हालांकि क्लोज उतना अच्छा शायद ना हो। एक बार फिर से स्क्रीन पे लेके आइएगा 2-3 स्टॉक्स जो मैं यहाँ रख रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे पेन काफ़ी बड़ा है क्लोजिंग के वक्त। जरा प्लीज़ एक बार आप ऑटो बास्केट लेके आइए, एक बार आप देखिए M&M, टाटा मोटर्स और मारुति, और इनफैक्ट निफ्टी ऑटो को देखिए 1% ये भी नीचे रहा, उतनी गिरावट थी। 3/4% इस वक्त M&M, टाटा मोटर्स लगभग 1.5% नीचे रहा, और साथ ही साथ एक बार आप लेके आइएगा जरा मारुति को 12,200। ये रचना जी, मारुति पे आउटलुक क्या है आपका? क्या वो जो 12,500-700 के ब्रेकआउट के जो कयास लग रहे थे, वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया क्या एक बार के लिए? जी, मारुति का जो स्ट्रक्चर है उसमें उम्मीद हमेशा यही रहती है कि वो 13 के बाद 14 जाएगा, 14 के बाद 15 जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल
थोड़ा कंसोलिडेशन ऑन है और ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि पूरा खराब हो गया स्ट्रक्चर, लेकिन कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन का लोअर बैंड है जहां पे वो अभी बैठा हुआ है, तो यहाँ से फर्दर डाउन जाए ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। आई बिलीव यहाँ से दिस इज लोअर एंड ऑफ द रेंज, तो यहाँ से अगर कंसोलिडेशन ऑन भी रहता है तो इट शुड गो टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज व्हिच वुड देन बी 13,000। तो यहाँ से पॉजिटिविटी की मुझे उम्मीद है और ये लेवल जो है वो एक सपोर्ट मेरे हिसाब से बनना चाहिए आने वाले दिनों में। ओके तो यहाँ पे मारुति आज एक ख़राब क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे मेरे ख्याल से, जो सुबह जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये एक मतलब यूपीएल के साथ एक स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है पुल बैक का केमिकल बास्केट में। नवीन फ्लोरिन आज एक बार इसने फिर सारे एवरेजेस के नीचे क्लोज दिया, और साथ ही साथ यूपीएल को भी लेके आइएगा। कल भी मॉर्निंग में डिस्कशन हुआ था नजर मेरा कि एक अच्छे पुल बैक की तैयारी कर रहा है। आज इसकी भी जो पुल बैक की स्टोरी थी थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई, बट जैसे स्टॉक ने आज सुबह आई थिंक इस पूरे डाउन स्विंग को स्पॉन्सर किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसका क्लोज़ इतना ख़राब है क्या? हाँ, रिलायंस का क्लोज़ भी इतना ख़राब है। रिलायंस ने आज ये क्लोज़ ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिएगा कि नवंबर के बाद 3 इंस्टेंसेस में इतने ख़राब क्लोज रहे हैं, मतलब बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो था मई 2014, उसके बाद जून फर्स्ट वीक 2024, रिसेंटली जुलाई लास्ट वीक में, और आज एक बार फिर से बड़े डिफरेंशियल से आज सुबह सुबह इसने 2960 पे अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा था और डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास जाता हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब करीब यहाँ से 70 रुपये नीचे 2854 पे प्लेस्ड है। खैर अब इस एक ये प्राइस डैमेजेस को हमने देखा, कुछ रेगुलेटरी रीजंस थे, बट ओवरऑल क्लोजिंग कैसी रही इस क्लोजिंग को समझने के लिए चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज ओवर टू यू, थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल निफ्टी ने आखिरी के कुछ क्षणों में किया। अनुज बिल्कुल वीरो, देखिए प्रॉब्लम क्या है, 24,850 की हमारी बात हुई थी कि 24,850 वो लक्ष्मण रेखा है क्लोज के हिसाब से। अब एडजस्टेड क्लोज देखते हैं कहाँ हो रहा है, लेकिन ये मामला वही हो गया कि इसमें बुल थोड़ी होप लेके जा रहा है, थोड़ी होप बेयर भी लेके जा रहा है कि खैर बेयर्स के लिए तो आज बहुत अच्छा दिन रहा, लेकिन बुल्स भी थोड़ी होप लेके जा रहे हैं कि 24,850 को आपने डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया। हालांकि बैंक निफ्टी में लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक हुए तो उस पर तो खैर काफ़ी इम्पैक्ट रहा, लेकिन निफ्टी की क्लोज मैं अभी भी कहूँगा कि डिसाइसिवली नेगेटिव नहीं है। देखिए भले पॉइंट्स में 280 पॉइंट बड़े लगते हों, लेकिन आज की डेट में निफ्टी पे ये 1% है। 1% किसी भी दिन मार्केट अप डाउन हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब वॉल पर चलते हैं। निफ्टी करीब करीब 1% नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक 0.25% नीचे। यहाँ ब्रेकडाउन था और मिड कैप इंडेक्स में ब्रेकडाउन था 1.5% नीचे। हालांकि आईटी ठीक ठाक था, मिड और स्मॉल कैप दोनों में आज बड़ी गिरावट थी। मिड कैप 1.5%, स्मॉल कैप 1.25% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन 1:3, ये 3:1 शुरू हुआ, 1:3 पर जाकर खत्म हुआ। 650 बढ़ने वाले शेयर, करीब 1800 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई दिए। चलिए अब लेकर आइए जरा सेक्टोरल हीट मैप, और अक्रॉस द बोर्ड आज सेक्टर्स रेड में थे। ऑब्वियसली इसको लीड किया निफ्टी बैंक ने, करीब करीब 0.25% नीचे। ऑयल एंड गैस 2% नीचे। पीएसयू बैंक यहाँ मैसिव ब्रेकडाउन था, एसबीआई ने लीड किया उसको, 3.5% ये इंडेक्स नीचे था आज। कैपिटल गुड्स 0.2%, सीपीएससी इंडेक्स 0.2%। एक्चुअली सारे इंडेक्स जो डाउन थे काफ़ी डाउन थे। आप देखिए आईटी भी करीब 1% करीब, सिर्फ फार्मा था जो कम गिरा रिलेटिवली, और मेटल्स रिलेटिवली कम गिरे। अदरवाइज सेक्टोरल ब्रेथ मार्केट की बहुत ही ख़राब थी। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं, और ग्रीन वाले स्टॉक्स बहुत कम थे आज। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, एलटीआई, माइंट्री, बस उससे ज़्यादा कोई था नहीं गेनर्स में। कुछ हद तक लीवर, हीरो और सन फार्मा। एसपीआई में बड़ा ब्रेकडाउन था, और सुबह आज 10 के दमदार ट्रेड्स में भी इस पर एक ट्रेड सजेस्ट किया गया था, वहाँ भी टारगेट मीट हुए शिल्पा जी के। एसबीआई, बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन था, 2% नीचे था। एक्सेस, रिलायंस, तो बड़े स्टॉक्स आज जो हैं वो आज काफ़ी प्रेशर में थे। आईटीसी, ये 5-6 बड़े स्टॉक्स थे बेसिकली, जिनकी वजह से आज इंडेक्स पर इतना दबाव देखने को मिला। चलिए कोई नहीं, जो होना था वो हुआ, और अब वीकेंड बिरो सैटरडे संडे की तैयारी, और उसके बाद मंडे को मिलेंगे। अच्छा मैं इस वीकेंड पर हूँ नहीं, मुझे एक सीए सोसाइटी के सीए फाउंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो एसोसिएशन है, वहाँ से एक इनवाइट आया, तो उसके लिए मैं उसमें जा रहा हूँ। और
उसके बाद मंडे को मैं वहाँ से एक कुछ आपके लिए थोड़ा सा एक फीडबैक लेकर आऊँगा कि किस तरीके का फीडबैक हमारी मार्केट्स को लेकर है वहाँ पर भी। चलिए, तो आप अपना इस सिचुएशन के जब आज मंच को शेयर करेंगे वीकेंड पे, जो अनुभव हुआ वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा मंडे मॉर्निंग को। व्यस्त रहे हैं बीते कुछ हफ्ते अनुज, पिछली बार गुरुकुल था तो शरीर थोड़ा सा थका हुआ है। लेट्स सी इस वीकेंड पे कितना आराम मिलता है। खैर आपकी तो यात्रा इस बार भी है, बट एंजॉय कीजिए उस यात्रा को और एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे अब आएंगी टीम्स, आशीष और यतिन की टीम्स, उनको देख लेते हैं एक बार। आज की जो अच्छी ट्रेड्स थी वो कौन कौन से रहीं। यतिन की टीम में आज ड्रीम फॉक्स करीब 5.5% का, बेक्टर में लगभग 10.5% का, एक्सो पे करीब 2% का और फोर्स मोटर्स में जो कॉल थी वो करीब 4% का डाउन स्विंग दिखी गई। नेक्स्ट स्लाइड में आशीष की टीम आएगी, ओला इलेक्ट्रिक में करीब 4% का डाउन स्विंग, GMDC, वी मार्ट और अशोका बिल्कॉन यहाँ पे लगभग 3-4% की आज तेज़ी थी। चलिए, तो इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और कल गणेश चतुर्थी है। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुज। बिल्कुल वीरू, सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विघ्नहर्ता कहते हैं गणपति बप्पा को, तो मार्केट में थोड़ा सा विघ्न आया है, होपफुली मंडे मॉर्निंग तक उसको हर लेंगे बप्पा और मंडे मॉर्निंग को एक फ्रेश तेज़ी की होपफुली शुरुआत होगी। आप सभी का वीकेंड अच्छा हो यही उम्मीद करेंगे और मंडे मॉर्निंग को आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।